शुरुआत और सुशुरुआत के बाद कमजोरी के बाद शानदार रिकवरी और उतनी रिकवरी जितनी रिकवरी उतनी ही फिर से कमजोरी। तो उतार चढ़ाव के बीच जबरदस्त कारोबार। हफ्ते के आखिरी दिन आखिरी 1.5 घंटे कैसे होंगे और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस रहेगा इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और इस एक्शन पैक्ड दिन पर जहां पर नई सीरीज की हुई है शुरुआत, अब क्लोजिंग की तरफ किस तरह का आपको नजरिया बनाना है, इस पर भी करेंगे चर्चा। उससे पहले सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है ये बताएं। बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है सर। चलिए, तो ऊपर से जो फिसले हैं नीचे उसमें तकलीफ तो काफी है, लेकिन हर खराब चीज में कुछ अच्छा भी होता है। थोड़ा देर में मैं आपसे उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन अब तक की बड़ी बातें बता दी जाए। नवंबर सीरीज की शुरुआत कमजोरी के साथ कहना चाहें तो कमजोरी के साथ कह दें, उतार चढ़ाव के साथ कहना चाहें तो वो कह दें। जबरदस्त एक्शन होता दिख रहा है बाजार में इस वक्त। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही 17,700 के करीब आता हुआ दिख रहा है इस वक्त निफ्टी। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1.5% मजबूत है। मेटल, ऑटो, फार्मा और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आधा % के आसपास का है। वहीं एनर्जी शेयर नुकसान में, प्राइवेट बैंक्स कमजोर होते दिख रहे हैं। एनबीएफसी पर प्रॉफिट बुकिंग और आईटी शेयरों में भी बिकवाली। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर है, 50 पॉइंट, कोई बहुत ज्यादा नहीं। 50 पॉइंट डाउ पर कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन है लाल निशान में, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त 65 पॉइंट हो गए हैं। और यूरोप के बाजार 1/4 से आधा % तक कमजोर है। तो मिले जुले संकेत ग्लोबल मार्केट से हैं हफ्ते के आखिरी दिन। और भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों से लगभग 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 700 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। बट ऊपर से नीचे देखें, नीचे से ऊपर देखें, दोनों तरफ हाँ। और वो क्यों? हाँ। क्योंकि दोनों तरफ ही देखने में फायदा है। इसलिए नहीं कि आप रेंज को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए सुबह दीप एक मैंने बात कही थी बहुत अच्छी आपको, और जिसे याद है नहीं है तो फिर बहुत सारी अच्छी बात है। तो जो याद रखने वाली बात, एक किसी भी ट्रेंड के बाद जब बाजार एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, तो वो बेस फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, वो बेस फॉर्मेशन होने का पहला संकेत है। देखिए, ये सब चीजें आपको कहीं शायद सीखने को मिले ना मिले, पढ़ने को मिले ना मिले, ये अनुभव से आती है, और आप भी अपने अनुभव से इसे पहचान सकते हैं। तो मेरे लिए आज के कमजोर बाजार में सबसे अच्छी बात क्या है, हम ज्यादा कमजोरी के साथ नहीं खुले और फिर ऐसे गिरे कि जैसे मतलब हमें क्या हो गया पता नहीं, है ना। 17,600 तक पहुंच गए और भागे उठकर, तो ऐसे भागे कि जैसे वापस कभी ये लेवल नहीं आएंगे। लो, अभी आगे वापस, है ना। सो ये जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और इसकी क्या अहमियत है वो भी समझना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहा। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बिकवाली का है। आप 1000 पॉइंट नीचे आ गए निफ्टी पर, किसी को तो बेचना है, हर एक लेवल पर बेचना है, लगातार बेचना है। बिकवाली कब रुकेगी? 2 ही वजह से। एक, या तो उनकी सप्लाई खत्म हो जाए, और जैसे सप्लाई खत्म होगी तो बाजार टक ऊपर आएंगे। बिल्कुल। दूसरा, सप्लाई खत्म ना भी हो तो कोई तो मजबूत आदमी है जो बोला अच्छा बेचो, मैं तैयार हूं खड़ा लेने के लिए, तो वो लेने की कोशिश करेगा। और उससे लगता है, सपोज आप बायर हैं और मैं सेलर हूं, आपको बताएं मुझे रोज बेचना है, तो आप सोचेंगे थोड़ा आज लेता हूं, थोड़ा कर लेता हूं, धीरे धीरे मिल रहा है ना, आने दो आराम से, जल्दी क्या है। लेकिन कभी बायर को ये लगे कि यार अब आ नहीं रही सप्लाई, या फिर कभी सेलर को ये लगे कि नहीं कोई तो खड़ा है लगातार लेने का, मैं आराम से बेचता हूं, तो वहां पर पहला सपोर्ट आने लगता है। और जहां पहला सपोर्ट आता है तो वहां पर बायर एग्रेसिव होने की कोशिश कर, अरे सप्लाई नहीं आ रही, अब मुझे थोड़ा एग्रेसिव ले लेना चाहिए, पता चला कि अब वापस 17,600 नहीं दिखेगा। तो वो जो एक शार्प खरीदारी आती है, और जब वो शार्प खरीदारी आती है तो जो एग्रेसिव सेलर है जिसने अभी तक पूरा बेच के निकला नहीं है, वो बोलता है चलिए हम फिर से बेचते हैं हमारी वे। तो जब तक ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको वोलेटिलिटी दिखती है, और जब वोलेटिलिटी दिखती है तो फिर इसमें जो भारी पड़ेगा उधर मार्केट जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेंड के बाद वोलेटिलिटी होने में 10 में से 8 बार आप उस ट्रेंड के विपरीत ट्रेड देखते हैं। यानी कि जैसे हम गिर रहे हैं 1000 पॉइंट, और अगर 1 या 2 दिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी तो 80% चांस ये कि बाजार यहां बॉटम बनाकर या बेस बनाकर, बॉटम चलो शब्द थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेस बनाकर एक रिकवरी देने की कोशिश कर सकता है। ये हो सकता है, जो पहला संकेत है। अब यहां ही हो जाता है 17,700 पे, 17,600 पे होता है, या 17,400 500 पर होता है, देखते हैं, लेट्स सी। बाजार हल्के हैं, बहुत ज्यादा पोजीशन है नहीं, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको सपोर्ट देने का काम करे। और प्लीज, जिस तरह से मैं पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं, उसी तरह से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला भी आप लगाइए, हमेशा लगाइए।
10 में से 2 बार गलत हो सकता है। जैसा पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला कल गलत हुआ, लोअर लेवल से नहीं आई रिकवरी, एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी के दिन अच्छे फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, करेक्ट, वो हो सकता है। बट आज किया, आज लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई, 0.9 के पुट कॉल रेशियो पर आप सीरीज की शुरुआत करें। सो आमतौर पर 10 में से 8 बार ये डेटा, ये फॉर्मूला आपके काम करेंगे, और इससे ज्यादा एक्यूरेसी की उम्मीद भी मत रखिए। इससे ज्यादा की मत रखिए डेटा से, मतलब मुझसे तो बिल्कुल ही मत रखिए, बट डेटा से भी मत रखिए कि इससे ज्यादा एक्यूरेट हो। सो ये वोलेटिलिटी वाला फॉर्मूला भी आपके लिए काम करेगा, निश्चिंत रहिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया कि कैसे समझना है स्पेशली आज के एक्शन को। पर आज का मूड सुधारने वाला काम तो सर आपने सुबह ही कर दिया, और जो प्रेडिक्शन आपने सुबह करी, जो मांग आपने सुबह करी, उस पर लगभग इमीडिएटली जो एक्शन आते हुए दिखा, उससे तो सभी का मूड बढ़िया होते हुए दिखा है। IRCTC के मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं अनिल जी से सवाल पूछूं, एक बार देख लेते हैं कि आज IRCTC में क्या हुआ और अनिल जी ने क्या कहा था। इंडियन रेलवे ने यह फैसला लिया है कि जो कुछ भी कन्वीनियंस फीस आती है IRCTC को, उसका 50% उन्हें देना होगा। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? और उसका जवाब साफ साफ ना है, 100% ना है। तो मेरी दरख्वास्त है इंडियन रेलवे से, मेरी दरख्वास्त है IRCTC के टॉप मैनेजमेंट से, सरकार से, प्लीज इसको फिर से देखिए। इस मामले में मुझे लगता है जो सबसे बढ़िया काम कर सकता है वो है दीपम से राय लेनी चाहिए कि क्या ये करना ठीक है। सही बात है। और आई एम श्योर दीपम इस पर राय ये देगा कि नहीं, ये करना ठीक, अग्री नहीं करेंगे। कन्वीनियंस फीस शेयर करने का फैसला वापस लेने जा रही है सरकार, तो ये बड़ा डिसीजन होता हुआ दिख रहा है। सुबह से हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि ये शायद फैसला गलती में लिया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, और दीपम सचिव की तरफ से ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, ये बयान आते हुए दिख रहे हैं कि ये फैसला वापस लिया जा रहा है। ये सही वक्त पर सही ऐलान, सही डिसीजन जो हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर इस वक्त का सबसे बड़ा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है। मैं जी बिजनेस की तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से, IRCTC के जितने शेयर होल्डर्स हैं, उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एकदम समय से, तुरंत आपने सही डिसीजन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको रिव्यू किया है और इसके इम्प्लीकेशंस को देखते हुए और डिसाइड किया है कि वो विड्रॉ करें। ओके, तो ये थी आज की बड़ी खबर IRCTC को लेकर। अनिल जी, कुछ और भी मांग लेते उस समय जिस तरह से नहीं, इतनी जरूरत थी। जरूरत से ज़्यादा मांगने पे मिलता भी नहीं है। वो कहानी सुनी ना हमने बचपन में सुनी थी, वो एक किसी की वो कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है और उसको वो जब बोलता है मैंने सिल्वर की, सोने की, तो मतलब जब आपकी लोहे की कुल्हाड़ी गिरे आप सोने की मांग लो तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जितना चाहिए था उतना ही मांगा और जितना मांगा था उतना मिल गया। आई एम हैप्पी। बढ़िया है कि डिसीजन, हाँ ठीक है, अब 5-6% स्टॉक नीचे, ये वो एक अपनी जगह है, क्योंकि शायद उसके कारण ये कि थोड़ा तो डेंट लगता ही है, थोड़ा तो सेंटिमेंट खराब होता है, और दूसरा मार्केट भी तो नीचे ही है, कौन सा ऊपर है। और तीसरा ये कि बहुत सारे लोगों के शायद वो स्टॉक्स वगैरह अभी तक क्रेडिट भी नहीं हुए, स्टॉक स्प्लिट वाले, वो भी आजकल में शायद होंगे। वो टेक्निकल रीजन है आजकल के। बट अच्छी बात ये है कि सरकार ने, जिसमें मैं क्रेडिट सबको दूंगा, आई एम श्योर, जिस तरह का मैटर था और जिस तरह से हमने उठाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर रेलवे मिनिस्ट्री, दीपम, IRCTC के टॉप मैनेजमेंट, रेलवे बोर्ड, सबने मिलके एकदम क्या अच्छा लगा वो ये कि स्पीड ऑफ डिसीजन, बिल्कुल, मतलब कि बड़ा डैमेज हो, अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई 25-30% स्टॉक गिरा तो डैमेज तो हुआ है, वो हुआ है, अनडाउटेडली हुआ है, लेकिन डैमेज दो तरीके से होता है। एक, डिसीजन प्राइस के हिसाब से जो डैमेज हुआ वो आपका लिमिटेड हो गया। दूसरा, टाइम के हिसाब से डैमेज काफ़ी बड़ा हो सकता था कि भाई देख रहे हैं, आराम से करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ये वो। बट इसका मतलब ये क्लियर कट है कि शायद ओवरसाइट में या इस तरह का कोई एक डिसीजन हो गया कि भाई ये कर लिया जाए। शायद इसके इम्प्लीकेशंस उस वक्त समझ में नहीं आएंगे कि बाजार इतना नेगेटिव इस पर रिएक्शन दे सकता है। और जो पांडे साहब से हमने बात की उसमें एक बहुत बढ़िया बात मुझे जो लगी, मतलब इस पूरे एपिसोड में, मैं फिर कहता हूँ कि हर एक खराब चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी होती है, पॉजिटिविटी होती है। उन्होंने एक जो बात बोली है कि हमने सारी लिस्टेड कंपनी को क्लियर कट डायरेक्शन दी, इस तरह के कोई भी फैसले लेने के पहले क्लियर कट हमसे बात करें, समझें उसके क्या असर हो सकते हैं, और ये आपके लिए आगे चलते हुए सरकारी कंपनियों के बारे में जो मार्केट का आउटलुक या डर बन सकता था, या आउटलुक खराब हो सकता था, या डाइवेस्टमेंट वाली जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डीरेल या नुकसान पहुंचा सकता था,
वो दूर कर दिया। बिल्कुल। तो जबरदस्त, थैंक गॉड ट्रेन ट्रैक पर है, पटरी पर है, पटरी से उतर कर इधर उधर नहीं सर बिल्कुल। आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बल्कि जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स हैं ही, बट और भी इन्वेस्टर्स। और अच्छी बात है कि हमने लोगों को बेचने नहीं दिया कि आप पैनिक में मत बेचिए। बिल्कुल। सो कम से कम नुकसान होने से आपका और नुकसान होने से, नुकसान तो नहीं कहूँगा, और नुकसान होने से बच गए। जो साउंड सलाह आपने उस समय दी उसका बेहद फायदा होते देखा। तो IRCTC एक्शन में, और एक्शन में है बेहद पूरा का पूरा बाजार इस समय। इनफैक्ट आइए एक बार नजर डाल देते हैं आने वाले दिनों के कुछ इवेंट्स पर भी, उसके बाद थोड़ी देर में इस सीरीज के सारे इवेंट्स के बारे में भी जानेंगे और आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी पहले तो बताएं आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर रखने हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सोमवार तक के ट्रिगर्स में बता रही हूँ। आज BPCL, श्री सीमेंट, UPL, निफ्टी में इनके नंबर्स हैं, और वायदा बाजार की तो लंबी लिस्ट अभी बाकी है। अपोलो टायर्स, बंधन बैंक, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड इंडस्ट्री, ओबरॉय रियल्टी और कई सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। BPCL नतीजे हैं और नतीजों के साथ डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। वहीं आज शाम 5:30 बजे यूपी में डीजल पेट्रोल पर सीएम ने एक अहम बैठक बुलाई है। वैट घटाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। शनिवार के दिन, कल के दिन निफ्टी स्पेस में IOC और वायदा बाजार में IDFC फर्स्ट बैंक और आरती इंडस्ट्रीज के नतीजों का इंतजार होगा। रविवार के दिन DGCA का नया विंटर स्केड्यूल लागू हो चुका है। एयरलाइंस के लिए 22,000 फ्लाइट डिपार्चर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और इसके अलावा एविएशन से जुड़ी एक और खबर, स्पाइसजेट पर फोकस रखे 31 अक्टूबर से 28 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही हैं। 1 नवंबर सोमवार के दिन निफ्टी स्पेस में HDFC, टाटा मोटर्स और वायदा बाजार में IRCTC के नंबर्स आने वाले हैं। नायका का IPO इस दिन बंद होगा। पॉलिसी बाजार का 5,325 करोड़ का IPO इस दिन खुलेगा। शिगाची इंडस्ट्रीज का 125 करोड़ का IPO इस दिन खुलेगा। और SJS इंटरप्राइजेस का 800 करोड़ का IPO इस दिन खुलेगा। तो 3 IPO यहां पर खुलते हुए दिखेंगे और नायका का IPO बंद होता हुआ सोमवार के दिन दिखेगा। टेक्समैको, रेल एंड इंजीनियरिंग राइट्स इश्यू खुलता हुआ 1 नवंबर यानी सोमवार को दिखेगा। तो सोमवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ओके, तो सोमवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रखेंगे इस पर नजर है। ढेरों नतीजे जो ऑलरेडी आ गए हैं और लगातार अब से अब क्लोजिंग तक नतीजे आते हुए आप देखेंगे। वरुण बताइए कौन से नतीजों पर करना है फोकस? डेफिनेटली दीप, तो क्विकली काफ़ी सारे नतीजे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गेल नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, 2,860 करोड़ के आसपास आया है। 1,900 करोड़ के आसपास का अनुमान था और मार्जिन 13.9% से बढ़ के 16.2% पे आए हैं। कैडिला यहाँ पे मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 3,022 करोड़ पे आया है। हालांकि 600 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त मुनाफा भी कंपनी को हुआ है। मार्जिन जो है 22.2% से बढ़ के 22.7% पे आए हैं। वोल्टास 78 करोड़ से मुनाफा बन के 104 करोड़ पे आया है। BL मुनाफा 397 करोड़ से बढ़ के 613 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी को 66 करोड़ के आसपास की अन्य आय हुई है। अतुल लिमिटेड यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है 158 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़। मार्जिन जो है फ्लैट रहे हैं 17.4% से बढ़ के 17.5%। सुमितोमो केमिकल मुनाफा 158 करोड़ से घटकर 154 करोड़। LT फूड मुनाफा 72.5 करोड़ से बढ़कर 76.6 करोड़। गोकुलदास एक्सपोर्ट मुनाफा 8.7 करोड़ से बढ़ के 28.6 करोड़ पे आया है। मार्जिन 9.1% से बढ़ के 11.7%। एप्टस वैल्यू 65 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ कंपनी का मुनाफा। वरुण बेवरेजेस मुनाफा 161 करोड़ से बढ़ के करीब 258 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा कंपनी ने ऐलान किया है कि बिहार और जम्मू कश्मीर में कंपनी प्लांट भी लगाने वाली है। पैनासोनिक एनर्जी मुनाफा 8 करोड़ से घटकर 4.5 करोड़। एरिस लाइफ 108 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 118 करोड़ पे आया है। व्हील्स इंडिया मुनाफा 6.8 करोड़ से बढ़ के 20.6 करोड़। और कोल्टे पाटिल जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 18 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब कुछ खबरें, तो यहाँ खबरें थी भेल, हेवल, सीमेंस को लेके। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि लो वोल्टेज स्विच गियर, कंट्रोल गियर, सर्किट ब्रेकर, स्विच स्टार्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए यहाँ राहत है, क्योंकि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय ने नियम लागू कर दिए हैं। 1 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो दे दिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के नियम जो है वो 11 नवंबर से लागू होने वाले हैं। इसके अलावा सेल, RINL, टाटा स्टील के लिए यहाँ अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि एलॉय और नॉन एलॉय स्टील के वायर रॉड जो है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जारी रहने वाली है। वहीं SRF से जुड़ी एक खबर आई जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले PVC फ्लेक्स पाइप्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो हटाई गई है। DGTI ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप व्हील्स इंडिया, मिंडा के लिए यहाँ पे खबर आई है कि पहिए और रिम बनाने के लिए BIS सर्टिफिकेशन जो है वो अब अनिवार्य हो जाएगा। NTPC के लिए खबर आई कि तेलंगाना में फ्लोटिंग सोलार
पीवी प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। टाटा पावर टाटा स्टील के साथ 41 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने करार किया है और एक ब्लॉक डील हुई है ओएनजीसी में 32 लाख शेयर्स की। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें, ढेर सारे रिजल्ट आपके लिए। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल किरण जी के लिए, और उसके बाद आ रही है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी। बताएं किरण जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, फार्मा काउंटर्स में काफी अच्छी अंडर करंट देखने को मिल रहा है, और एक काउंटर जहां पे कल एक ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा था और आज कंप्लीट ट्रैप होके कंप्लीट यूटर्न ले लिया है, उसका नाम है लुपिन। लुपिन ने बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, और जिस तरीके से बेयर्स ट्रैप हो चुके हैं, मेरा मानना है कि इधर अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो ऑप्शंस के जरिए ये ट्रेड लेना की सलाह होगी आपको। 950 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करने की सलाह है। 3350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 27 या 26 रखना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं पहला 45 और दूसरा 55 ये मंगल और बुधवार तक देखने को मिल जाना चाहिए। इधर से जो अपमूव आएगी वो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 975 980 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जानी चाहिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मंगलवार बुधवार तक का व्यू रखना चाहिए। ल्यूपिन में है खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं खरीदारी। ऑप्शंस के सारे लेवल्स आपके सामने इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। आपको खरीदना है 950 रुपये वाला कॉल ऑप्शन, 33 रुपये में ले लीजिए, और 45 और 55 का टारगेट, 26 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए एक बार जरा स्क्रीन पर, और विशेष कर से लाइए विशेष जी को। विशेष जी, मार्केट समझ में नहीं आ रहा, या कोई कॉल देने का मूड नहीं है, या हफ्ते का आखिरी दिन है, जबरदस्ती आपसे शो करवाया जा रहा है, तीनों में से क्या सही है? चौथा ये भी ऑप्शन है, इनमें से सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। नहीं अनिल, जैसा नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिकवरी आई थी वो इतनी हैवीली क्यों सोल्ड हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, कन्फेशन है कि मेरा व्यू तो बहुत लार्जली गलत गया है। आई वाज बुलिश, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 18,000 तोड़ेगा, और जिस हिसाब से 18,000 तोड़ा, अब नीचे के लेवल काफ़ी ओपन हो जाता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद मार्केट 18,500 जाए। सो दैट्स अ हम्बल एक्सेप्टेंस कि गलत गया हूँ। अब बात यह है अनिल जी की जो फर्स्ट हाफ में रिकवरी आई थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल कैंडल बन रहा था, लेकिन अभी जिस तरह सेलिंग आ रही है, तो मैं डेटा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ऐसा तो क्या मार्केट के अंदर में हो गया है। क्योंकि अब अनिल जी क्या होगा, जो ट्रैप पुट सेलर है वो भी फंस जाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट लेग मुझे लग रहा है 17,400 तक का ओपन हो गया है निफ्टी में, तो और 250 पॉइंट। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अभी तक लो नहीं तोड़ा है, तो मैं सोच रहा था कुछ ट्रेड इनिशिएट कर सके कि नहीं। तो ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छा है। तो काफ़ी मिक्स बैग मार्केट है अनिल जी, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, और कुछ नहीं है। तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये तो आपने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इतना नहीं सोचा था। मैं तो जब मैंने सबका स्वागत किया, तो जैसे ही स्क्रीन पर विश्वेश जी आए, तो विश्वेश जी ऐसा करते हुए इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा लैपटॉप में, कंप्यूटर में चार्ट देखने के बजाय विश्वेश जी इधर उधर दाएं बाएं देख रहे हैं, इसका मतलब लगता है मैंने अंदाज से तुक्का मारा था। तो 2 टाइम स्लॉट्स हैं जहां विश्वेश जी को बुलाना ही चाहिए, एक तो फ्राइडे आफ्टरनून, दूसरा मंडे मॉर्निंग। वो फिक्स कर देते हैं विश्वेश जी के टाइम्स, और ये दोनों टाइम्स तो आने ही है। फ्राइडे आफ्टरनून काफी थके हुए होते हैं, और मंडे मॉर्निंग चार्ज होने में थोड़ा वक्त लगता है, और वही वाला रूप विश्वेश जी का हमें बहुत पसंद है। चलिए विश्वेश जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लेकिन एक अच्छी बात जो तारीफ करनी चाहिए विश्वेश जी की, ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या लग रहा है कि कहाँ जाएगा क्या होगा, कोई मानने में हर्ज नहीं है, क्या गलत है। कई बार मैं खुद कहता हूँ ना कि नोटा है, इसलिए नहीं कि मतलब नहीं समझ में आ रहा तो नोटा है, सीधी सी बात है। चलिए आइए, जब तक आप लोगों के कुछ समझ में आए, आप लोगों का मतलब खाली विश्वेश जी नहीं, सामूहिक 5-6 जनों के लिए, ये आप सबको जब तक कुछ समझ में आए, तब तक चलते हम तरुण शर्मा के पास। तरुण के पास एक एक्सक्लूसिव खबर जो आपके हमारे सारे इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के काम किए। तरुण बताइए, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो एक बड़ा मामला था सेबी का कि T+1 कब से लागू होगा, उस पर कई लोग उस पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टाइमलाइन को बढ़ाया जाए। तो अब सेबी ने उसकी टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। जो पहले जनवरी 1 को लागू होने वाला था, अब उसको फरवरी 25 को लागू किया जाएगा, और केवल जो बॉटम मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो
बॉटम 100 शेयर हैं उनसे इसको स्टार्ट किया जाएगा और मार्च में ये 100 से बढ़ के 500 हो जाएंगे, लेकिन बॉटम 500 से जो T+1 है उसको स्टार्ट किया जाएगा और अप्रैल में उस जो मार्च में आपने जो 500 शेयर्स लिए हैं बॉटम में उसका रिव्यू होगा। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनकी बॉटम 500 से बढ़ जाती है उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो नए बॉटम बनेंगे उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आज सेबी की इस पे एक बैठक हुई है जिसमें एक्सचेंजेस, डिपॉजिटर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सभी मौजूद थे और इस तरीके का एक डिस्कशन हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर सेबी इस पे अपना एक क्लैरिफिकेशन, एक नया सर्कुलर जो है वो भी इशू कर सकता है और एक्सचेंजेस भी एक कॉमन प्रेस रिलीज इशू कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 25 फरवरी से शुरू होने के आसार, कोई खास मुहूर्त डेट है? 25 फरवरी कहाँ से है सर? ये ऐसा है कि मतलब जो एफपीआई के जो कस्टोडियंस हैं वो समय मांग रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब नेक्स्ट जो ईयर नेक्स्ट मंथ का समय हम दे सकते हैं। तो सीरीज उस समय मेरे ख्याल से खत्म हो रही है थर्सडे को, तो उसके बाद से ये स्टार्ट किया जाए। ओके, और जो 24 फरवरी को फरवरी की एक्सपायरी है वीकली, तो 25 फरवरी से लागू है। अच्छा, हाँ, और दूसरा ये सोचा मैंने कहा मुहूर्त से तो नहीं किया होगा, कुछ ना कोई तो लॉजिक होगा। हाँ, एकदम सही बताया आपने। और जो सर जो मार्च में भी लास्ट फ्राइडे जो मंथ का होगा उसी दिन रिव्यू होगा। ओके, तो जो मंथली जो रिव्यू है वो भी लास्ट फ्राइडे को रखा गया है। लेकिन सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेबी ने ना वो बैकफुट पे आई और ना वो इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि जो बॉटम शेयर्स ही इसमें रहेंगे। ओके सर, ये इंटरेस्टिंग है, बॉटम शेयर से शुरू कर रहे हैं। यूजुअली आप देखते हैं टॉप शेयर से शुरू होता है, जाने माने शेयर से, ये बॉटम मतलब टॉप 500 वाले जो शेयर हैं, टॉप 500 नहीं सर, बॉटम 500 वाले जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनकी मार्केट में बॉटम है, कम है सबसे, क्या हुआ इसमें? तो 25-50 करोड़ की मार्केट के वाली कंपनी आ जाएगी 100 करोड़। तो सर वहां पे एफपीआई का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो बेसिक जो कंसर्न था वो एफपीआई के कंट्रीब्यूशन के लिए था। तो ये तो फिर तो मजा क्या है फिर इसमें? बिल्कुल नहीं ना कुछ भी। सर आधे तो T2T में ही होंगे। हाँ, ASM, T2T, 5% सर्किट। थैंक यू, बढ़िया खबर ही लाए हो आप से। चलिए बढ़िया। ओके, इस बीच एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट्स तैयार कर लीजिएगा, हर बार आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो एकदम पहले से अलर्ट पर रहते हैं। एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स, क्योंकि लाल से हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है स्टॉक इस कमजोर बाजार में। आय 1640 करोड़ से बढ़कर 1660 करोड़ रुपए, 152 करोड़ के मुनाफे का था हमारा अनुमान, आया है 177 करोड़। मुनाफे का अनुमान का आंकड़ा अनुमान से बेहतर। 230 करोड़ से घटा भले ही हो, लेकिन अनुमान से बेहतर है। ये आपके लिए अच्छी खबर मुनाफे के आंकड़े को लेकर। दीप, जब तक मार्जिन वगैरह आय भी अनुमान से काफी बेहतर है। हमने आय गिरने का अनुमान लगाया था, 1570 करोड़ की आय का हमने अनुमान लगाया था, 1640 से गिरकर उसके सामने बढ़कर आई है 1660 करोड़ की। तो आय ने बीट किया है और इसके साथ ही मुनाफे ने किया है बीट। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो पॉजिटिव थोड़ा रिएक्शन आ रहा है। ज्यादा बात करने से पहले जल्दी से एक बार है ना पूछ लेते हैं कुणाल जी चार्ट। अनिल जी देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है एस्कॉर्ट्स का। ये स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है अनिल जी इसमें जैसे ही 1555 का भाव फ्यूचर्स में पार होगा, आपको सीधा 1580 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। 1555 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 1555 के ऊपर खरीद रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस 1540 पर रख लें और ऊपर 1580 1580 का टारगेट इंट्राडे में हासिल होना चाहिए। जबरदस्त चार्ट है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एस्कॉर्ट पर सब लोग बुलिश भी हो रहे थे। आज सुबह भी आप नहीं पूछा था ना एस्कॉर्ट पे? वागले साहब से पूछा भी था। हाँ, वागले साहब कह भी रहे थे कि स्टॉक खराब नहीं है। और देखिए बात करते करते 1552 कमजोर बाजार में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब, अनुमान से बेहतर आय, अनुमान से बेहतर मुनाफा, एस्कॉर्ट्स, दीजिए अपनी राय सर। अच्छा लग रहा है। मैं हालांकि फंडामेंटल चीज़ें देखता हूं, बट मैं चार्ट्स में भी देख रहा हूं तो मेरे को चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुणाल जी से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात पे। देखिए, अच्छा मॉनसून रहा है इस बार और जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है वो भी अच्छी रही है और अभी मुझे लगता है कि आने वाली जो तिमाही, अगली तिमाही होगी, उसमें और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कारण ये है कि जो मोस्टली जो व्हीकल नंबर्स होते हैं वो इस क्वार्टर में ज़्यादा दिखाई देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, इवन ट्रैक्टर्स हों। तो काफ़ी लोग दुर्गा पूजा से लेके दिवाली के जो अलग अलग त्यौहार होते हैं पूरे देश में, तो उस दौरान काफ़ी खरीदारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि
एस्कॉर्ट्स मध्यम अवधि के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, बट यहाँ से भी मुझे लगता है आराम से ये 1800 तक जा सकता है। तो अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे भी और फंडामेंटली भी, रिजल्ट्स भी अच्छे। बिल्कुल, तो बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पर भी और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। एस्कॉर्ट्स पर रखनी है नजर। आइए देखते हैं और कौन सा स्टॉक चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आदित्य बिरला फैशन। ये स्टॉक बिल्कुल भी आज की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और टेक्निकली अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन के हाइस के ऊपर निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स में देखने को मिला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसको अगर 1-2 दिन होल्ड करते हैं, 2 तारीख के नतीजे हैं, अगर नतीजों में कुछ मिस फायरिंग नहीं होती तो ये स्टॉक ने लाइफ टाइम हाइक तक जाने का पोटेंशियल रखता है। डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, हाई कन्विक्शन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत शानदार है दीपांशु। ABFRL में हमने पहले भी खरीदारी की राय दी, अब कंसोलिडेट होकर स्टॉक वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो आपको 257 पर 6 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 275 रुपए का होगा, इवेंचुअल टारगेट 282 रुपए का होगा। ABFRL में हमारी खरीदारी की राय। AB फैशंस, ABFRL यहाँ पर खरीदारी करने की राय 275-282 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में सेठी साहब से होगी मुलाकात, उससे पहले आशीष चतुर्वेदी हैं तैयार एक बार फिर से, ठीक जैसे सुबह वैसे अभी। सुबह उन्होंने ICICI डायरेक्ट की पिक्स बता दी जो थी। एक्सेस की थी, एक्सेस की थी आई थिंक कल नहीं, वो कल हुआ था। हाँ, आशीष ने ICICI की जगह एक्सेस बताया, हम तो आज कल की जगह आज बता ही सकते हैं इतना तो चलिए आज बता रहे हैं। इसका मतलब मेरे को कल ही समझ में आ गया था, इसका मतलब आशीष के पास ICICI डायरेक्ट की तो होगी रिपोर्ट, बिल्कुल तो है। आइए चलते हैं आशीष के पास। सर रिपोर्ट पढ़ी है मैंने ICICI डायरेक्ट की और यहाँ पर देखिए 4 स्टॉक है इनके पास। फंडामेंटली तौर पर इन्होंने चुने। सबसे पहले बैंकिंग स्पेस में PSU दिग्गज बैंकिंग काउंटर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। कह रहे कि ओवर द ईयर्स आप देखें तो इनकी एसेट क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिला है और इसके साथ में आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया पिकअप करी। तो मान रहे कि मौजूदा भाव से जो है करीब 22% देखने को मिल रहे हैं। दूसरे में पसंद आ रहा है वो है दिग्गज बाटा। ये कह रहे हैं कि फुटवेयर सेगमेंट में देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अनलॉकिंग का भी बड़ा बेनिफिशियरी इस कंपनी को देखने को मिलेगा। तो 19% की अपसाइड यहाँ पर होगी। करीब आप देखिए 2380 रुपये का जो लक्ष्य है ये सजेस्ट करते जा रहे हैं। रियल्टी पर भी ये बुलिश नजर आ रहे हैं। महिंद्रा लाइफ ये मान रहे हैं कि आगे जाकर जो नए लॉन्चेस हैं इनसे इनकी आय में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, इनकी बॉटम लाइन में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट होगा। तो इसके चलते आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो 19% की अपसाइड जो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में होगी 325 रुपये के लक्ष्य के लिए। और वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड VSSL जिसका कोड है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक पर ये सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। काफी ऊंचा लक्ष्य दिया, करीब 21% की अपसाइड जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 340 रुपये का लक्ष्य होगा। यह है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स इस बार ICICI डायरेक्ट की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। अजंता फार्मा पर इसके नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं। आय 716 करोड़ से बढ़कर 885 करोड़ की आपके सामने आती हुई दिख रही है। मुनाफे में भी हमने बढ़त देखी है। हालांकि आज फार्मा शेयर्स में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। नतीजे दमदार फार्मा कंपनी से आ रहे हैं। लुपिन तो 7% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद 4% भागा है। अजंता भी देखिए मुनाफा 170 करोड़ से बढ़कर लगभग 200 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो फार्मा के दमदार नतीजों का ट्रेंड आपको आते हुए दिख रहा है। लुपिन एक्शन में है जिसकी हमने बात सुबह भी की। एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज पर भी राय ले ली जाए, जिस तरह से ये भी काउंटर मोमेंटम में आ रहा है। सुमित जी भी हैं हमारे साथ। सुमित जी, डॉक्टर रेड्डीज क्या करना है सर इस चार्ट के साथ? गुड आफ्टरनून दीपांशु, सारे ही फार्मा स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और ऐसा ही डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी बना हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों के हाई स्टॉक ने आज ब्रेक कर दिए और स्टॉक अब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 5000 का इमीडिएट टारगेट है। 5000 का टारगेट लेवल जैसे ही अचीव करेगा तो उसके बाद और भी ऊपर का मूव बनेगा। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी 30-40 पॉइंट का अगर डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें 5000 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज जहां पर रखनी है नजर। नतीजों के बाद दमदार एक्शन में आ रहा है। पर आइए कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का समय है और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदाबहार सेठी साहब। टीबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
गुड आफ्टरनून सेठी साहब, कल की तरह आज भी हम देख रहे हैं इंडेक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव है, थोड़ी नरमी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर है। बताएं आज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए दीपांशु, पहले तो आप गलत हो, इंडेक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव नहीं है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। जब हम सोच रहे हैं कि निफ्टी एक बार 250 पॉइंट नीचे चला गया, फिर पूरा रिकवर होके ग्रीन में आ गया और फिर वापस से 250 पॉइंट नीचे हो गया और अभी पिछले 10 मिनट में 100 पॉइंट की रिकवरी हो गई, तो एक्सट्रीमली वोलेटाइल मार्केट है। तो इस पे मतलब कोई डायरेक्शन बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, बट आपने ठीक कहा कि जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है वहां पे बिल्कुल एक्शन है, या इवन F&O के भी स्टॉक्स में, चुनिंदा सेक्टर स्टॉक्स में बिल्कुल एक्शन है। तो दीपांशु आज 2 स्टॉक में वापस से खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। सर बताएं पहला स्टॉक कौन सा रहेगा? दीपांशु, जो आपका पहला स्टॉक है वो है एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर आज फोकस में है। फ्रंटलाइन जो काउंटर्स है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, सब अच्छा कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट सब में तेजी है। इसी से क्यों लेते हुए एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक को मैंने पिक किया, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, NCL इंडस्ट्री, जो कि अभी 240-41 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है करीबन 2.7 मिलियन टन। नागार्जुना सीमेंट के नाम से पॉपुलर सीमेंट ब्रांड है साउथ इंडिया में। फिर इनका ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए पर्टिकुलरली जो बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं, उसके लिए एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप है। फिर ये UPVC विंडोज और रेडीमेड डोर्स भी बनाते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में कंपनी है। और फिर 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है, जिसमें जो एक्स्ट्रा पावर है उसके लिए इनका स्टेट डिस्कॉम्स के साथ PPA किया हुआ है। बाकी दीपांशु, सीमेंट सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। हमने देखा पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कई बार सीमेंट प्राइसेस में हाइक हुई है और डिमांड भी जबरदस्त है। और इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं इस मंगलवार को, मतलब 2 तारीख को इसके भी नतीजे आएंगे। और नतीजे मुझे लगता है बाकी जो अभी तक सीमेंट स्टॉक्स के नतीजे आए हैं उसी तर्ज पे अच्छे नतीजे होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये आज जो ओवरऑल मार्केट में गिरावट है उसमें ये स्टॉक बिल्कुल इन लेवल्स पे 240-41 जो भी लेवल्स है वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 260 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 235 रुपए। 260 का टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस। NCL इंडस्ट्रीज सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी जहां पर सेठी साहब का है भरोसा। आज भी 6% ऊपर ही है ये काउंटर। दूसरी पिक बताएं सेठी साहब। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है वो एक टेक्सटाइल स्टॉक है। मेरे रडार पे पिछले कुछ दिनों से कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स आए हैं। ये स्टॉक है रेमंड, जो कि अभी 461-62 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है। इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 दिन पहले नतीजे आए थे। बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला इस क्वार्टर में। पैट आया 57 करोड़ का, 57 करोड़, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 129 करोड़ का नुकसान था। और अगर आप मार्च क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 150 करोड़ के नुकसान के सामने 57 करोड़ का पैट। कंपनी टेक्सटाइल क्षेत्र में तो है ही है और वहां पे एक जबरदस्त मतलब 100% कैपेसिटी पे चल रही है। चाइना +1 का फायदा, PLI स्कीम का फायदा वो है ये। इसके अलावा इनका एक वैल्यूएबल लैंड बैंक है थाने में, जो कंपनी डेवलप कर रही है, तो उसका भी एक फायदा मिल रहा है। फिर एक और जो ट्रिगर है, जो आने वाले दिनों में हम काफी दिनों से आजकल चर्चा भी कर रहे हैं, जो इनका इंजीनियरिंग डिवीजन है, जो टूल्स डिवीजन है, उसकी भी एक वैल्यू अनलॉकिंग की प्लानिंग है कंपनी की। ये जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइल्स, माने जो टूल्स में फाइल्स होते हैं उसको बनाने वाली कंपनी है और करीबन 100 देशों में प्रेजेंस है। और उसका एक IPO आने की संभावना है और उसके थ्रू एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग इस स्टॉक में हो सकती है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी रिजल्ट्स के बाद अच्छे रिजल्ट आए हैं और सब तरफ से अच्छा लग रहा है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 480 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 450 रुपए। ओके, 480 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। रेमंड, सेठी साहब का भरोसा। NCL इंडस्ट्रीज एक और काउंटर जो सेठी साहब को पसंद। तो 2 बेहतरीन मिड कैप कैश कॉल्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। पर आइए, जैसा हम बात कर रहे थे, नवंबर सीरीज की आज हुई है शुरुआत और अक्टूबर की तरह ये भी एक्शन पैक्ड होने वाली है। पूरा एक्शन तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, पर इस सीरीज के कुछ अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स लेकर मानसी हैं तैयार। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, एक्शन पैक और बड़ी एक्साइटिंग है नवंबर सीरीज, क्योंकि सीरीज में कह सकते हैं त्योहारों से भरी सीरीज है, IPO से भरी सीरीज है और इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल भी इसी सीरीज में होने वाला है। वर्ल्ड कप फाइनल जी सर, कितना 11 तारीख को कब है? ये है 14 तारीख को, 14 नवंबर, बाल दिवस के दिन जी। ओके।
तो काफ़ी एक्साइटिंग है और शुरुआत करेंगे 2 नवंबर से, क्योंकि सोमवार तक के 1 नवंबर तक के मैं बता चुकी हूँ। 2 नवंबर को फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ बंद होने जा रहा है। 3 नवंबर को यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। पॉलिसी बाजार का 5,625 करोड़ का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। एसजेएस एंटरप्राइजेस का आईपीओ इस दिन बंद होगा। सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो है वो भी 3 नवंबर को बंद होता हुआ दिखेगा। और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक जो है वो होने वाली है। 4 नवंबर दिवाली, और दिवाली के मौके पर, दिवाली के त्योहार पर मुहूर्त ट्रेडिंग जो है शाम 6 बजे से होती हुई दिखेगी। 5 नवंबर दिवाली के अगले दिन भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। 8 नवंबर पेटीएम का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉरेन नेशनल्स के लिए यूएस सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो 8 नवंबर से हटाएगा। 10 नवंबर पेटीएम का आईपीओ बंद हो जाएगा। 11 नवंबर एमएससीआई रिबैलेंसिंग अनाउंसमेंट होने जा रही है, जो कि 1 दिसंबर से लागू होती हुई दिखेगी। नायका की लिस्टिंग इस दिन होने की संभावना है। और 12 नवंबर की अगर बात करें, फिनो पेमेंट बैंक की लिस्टिंग होने की संभावना है। एशियन पेंट्स पर फोकस रखें। इस दिन कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट की कीमतें 7 से 10% बढ़ाने जा रही है, ये खबर आती हुई दिखी थी। और 12 नवंबर के दिन ये जो प्रोडक्ट के दाम है वो बढ़ाए जाएंगे। सितंबर आईआईपी और अक्टूबर सीपीआई के डेटा भी इसी दिन आते हुए दिखेंगे। 13 नवंबर के दिन इप्का लैब शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। एक शेयर को 2 में विभाजित करने पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। 14 नवंबर T20 वर्ल्ड कप फाइनल है। और 15 नवंबर के दिन पॉलिसी बाजार के आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। एसजेएस एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग होने की संभावना है। सिगाची इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग हो सकती है। और इस दिन स्टील कंपनियों पर नजर रखें, क्योंकि उत्तरी चीन के कुछ स्टील कंपनियां 15 नवंबर 2021 से 15 मार्च 2022 तक उत्पादन कटौती कर सकती है। अक्टूबर WPI के आंकड़े इस दिन आते हुए दिखेंगे। और सभी विदेशी यात्री भारत में ट्रैवल इसी दिन से, यानी कि 15 नवंबर से कर सकेंगे। सभी, कोई भी जी, जो भी करना सबके लिए ओपन जी। 15 नवंबर से 15 नवंबर फ्री फॉर ऑल। 16 नवंबर वेल्सपन स्टील और वेल्सपन कॉर्प के डीमर्जर पर एक बैठक करने जा रहे हैं, तो इस पर नजर रहेगी। 18 नवंबर के दिन पेटीएम आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। और अंत में 25 नवंबर के दिन नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होती हुई दिखेंगी। और इस दिन यूएस के बाजार थैंक्स गिविंग डे के चलते बंद रहेंगे। ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात पूरी नवंबर सीरीज में जो मानसी ने बताई वो है अगला हफ्ता। यस, 4 दिन की छुट्टी। जी सर। 3.5 तो है ही। हाँ, 3.5 तो दिवाली के दिन तो ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, लेकिन वो मुहूर्त ट्रेडिंग वो काम जैसा नहीं लगता, वो मजा आता है, एंजॉय फेस्टिवल वाला मूड है। तो बाकी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन छुट्टी, वेरी नाइस। चलिए, बाजार रहेंगे बंद, आप क्या करेंगे? तो ढेर सारे शोज हम आपके लिए बना रहे हैं, चिंता न करें। बाकी वैसे तो ये समय ऐसा है कि आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मिलें, मिठाइयाँ खाएं, खिलाएं, घूमें फिरें, एनुअल फेस्टिवल है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो बिजनेस देखना अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छे हैं आप। फिर आपके लिए ढेर सारे शोज होंगे जो हम बनाकर जाएंगे। तो वीकेंड पर इन 4 दिनों में आपको ये सारे के सारे शोज देखने सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए, वीकेंड का एक्शन है सेट और बहुत सारा एक्शन आपके लिए आते हुए दिखेगा। पर आज भी बाजार में भरपूर एक्शन है। इंडेक्स को मत देखिए, क्योंकि यहां पर आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रखिए नजर। एक एक करके ढेरों स्टॉक्स हैं जो आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं इस समय। और इंडेक्स पर क्या करना है ये भी एक बार जान लेते हैं स्ट्रैटेजी अनिल जी की। सर, रिकवरी हो रही है, गिर रहा है, रिकवरी हो रही है, गिर रहा है, उतार चढ़ाव वाला हमारा बाजार है। डाउ फ्यूचर सुस्त है, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। कल हमने देखा 240 पॉइंट्स की रिकवरी थी, आज 50-60 अंक नीचे है। 125 अंकों की गिरावट आपको नैस्डैक पर आती हुई दिखेगी। यूरोप में भी 1/4 से आधे % की गिरावट है। कच्चा तेल संभला हुआ है, डॉलर रुपये भी संभला हुआ है। क्या करना है सर? मैं भी संभला हुआ हूँ एक्चुअली। ऑनेस्टली अभी भी इन लेवल्स पर मंदी करने का और बेचने का मन नहीं हो रहा, तेजी करने की हिम्मत नहीं हो रही। सो मैं एक दिन और बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहता हूँ सोमवार को, क्योंकि आज की क्लोजिंग देखना चाहता हूँ। अब जिस हिसाब से 125 पॉइंट निफ्टी नीचे है, ऐसा तो लगता नहीं कि क्लोजिंग ऊपर होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि 17,850, 17,950 की ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे कल हम बंद हुए। फिर अगर आज एक नेगेटिव क्लोजिंग होती है और वो नेगेटिव क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग है, तो हम अगले हफ्ते के लिए अच्छे संकेतों पर तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट।
अब कभी कभी क्या होता है, एक आध दिन आपको रेंज के नीचे बाजार बंद होते हुए दिखते हैं, फिर वो रिकवर हो जाते हैं, जिसे वो फॉल्स ब्रेकडाउन कहते हैं ना हमारे विश्वेश जी, बिल्कुल कि फॉल्स वाला हुआ है। अब वो वाला फॉल्स है कि वाकई में सही निकलेगा, ये सोमवार को पता चलेगा। तो एक बार हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे फिलहाल, लेकिन डेटा मैं आपको बता सकता हूँ कि डेटा क्या कह रहे हैं। 17,500 बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से 225 पॉइंट नीचे जहाँ पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 17,700 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है अब से बचे हुए समय के लिए। 23 लाख शेयर हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाजार में ताकत और मजबूती, या फिर यूँ कहें कि हल्की फुल्की रिकवरी की उम्मीद तब करनी चाहिए जब आखिरी 1 घंटे में अगर 17,800 को बाजार पार करके टिके। तो सबसे बड़ा चैलेंज अब बचे हुए 1 घंटे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 17,800 है। क्यों है? 17,800 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, 17,800 के कॉल्स पर 29 लाख शेयर हैं, उनमें से 24 लाख शेयर कॉल राइटिंग आज हुई है। तो आज 17,800 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई, और ये कॉल राइटर्स ये कह रहे हैं कि ना 17,800 आपसे पार नहीं होगा। ये चैलेंज है। तो तेजी करने वालों को अगर ताकत दिखानी है कि हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी भी, तो फिर आप 17,800 को पार करके टिकिए और उसके ऊपर बंद कीजिए। 17,800 के नीचे बंद होने पर मामला गड़बड़ है, ये डेटा दिखा रहा है। तो 17,800 एक ही लेवल पर मेरी नज़र है क्लोजिंग में। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000 अब आखिरी सपोर्ट है आपके लिए। 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी पर, हाईएस्ट भी है। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि शायद 39,000 नहीं तोड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक। लेकिन दिक्कत और बड़ी है, 39,500 पार भी नहीं होगा। और 39 जो 17,800 वाली समस्या है ऊपर, वही 39,500 वाली समस्या है, जहाँ 14 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स खड़े हैं, 8 लाख शेयर पुट राइटर्स है। तो 39,500 के आसपास आने पर थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग पोजीशन कम होने का खतरा भी रहेगा। तो बचे हुए समय के लिए 39,000 39,500 की रेंज है, जिस पर नजर रखिए। एक बार 39,000 तोड़ दिया तो फिर आप 38,500 की तरफ बढ़ सकते हैं, ये डेटा में नजर आ रहा है। तो ताकत तो नहीं दिख रही है ऑनेस्टली अभी तक आखिरी 1 घंटे के लिए। लेट्स सी। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा बाजार लड़खड़ाया हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं है इंडेक्स लेवल पर जैसे मैं कह रहा था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के इस कमजोर बाजार में देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है मनापुरम, जिसने अभी अभी 205 रुपए की एक मेजर हर्डल को पार करके एक नई टेरिटरी में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है ये स्टॉक। तो इन स्तरों पर मनापुरम को बाय करें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट ये बोलता है कि मन्नापुरम फाइनेंस को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 206 का स्टॉप लॉस लगाना है, 217 217 पहला टारगेट, 223 223 दूसरा टारगेट, और मन्नापुरम फाइनेंस है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। चार्ट कॉर्नर पिक मन्नापुरम जनरल फाइनेंस, यहाँ पर करें आप खरीदारी। ये राय कुणाल जी। अभी भी बाय कॉल्स आ रहे हैं, भरोसा है उनका। स्टॉक्स में तो गजब आ रहे। लुपिन, एबी फैशन, एनसीएल इंडस्ट्री, रेमंड्स और मनापुरम, एक भी शॉर्ट कॉल नहीं आया। अच्छा, गजब। चलिए आइए करते हैं मुलाकात भसीन साहब से। वक्त है 2:45। भसीन के हसीन शेयर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है सर आपका। देखिए रिकवरी हुई तो सही, आप सुबह स्टूडियो में आए, उसका असर भी दिखा, बाजार भागे भी, लेकिन थोड़े जैसे आप स्टूडियो गए टिक नहीं पाए सर। बताएं एक बार हल्के फुल्के क्षणों में बाजार का आउटलुक आज अगले हफ्ते के लिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो एक दिन और आपको वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी है। मंगलवार से ये बाजार घूम जाएगा, और मैं दावे से कहता हूँ दिवाली 18,200 के पास होनी चाहिए। तो ये मौका है, 1-2 दिन और आप देख लीजिए। बिकॉज रिजल्ट्स देखिए, मैंने आपको अगर याद है, मैंने 3-4 दिन पहले लास्ट वीक कहे थे सिप करना डॉक्टर रेड्डी BL। नंबर देखिए डॉक्टर रेड्डी BL, नंबर देखिए DLF। अब ये नंबर्स आर नॉट जस्टिफाइंग द टाइप ऑफ सेल ऑफ, एंड आई थिंक दैट PSUs are in a very sweet spot. Look at the numbers of Canara Bank. तो मैं आपको जैसे कह चुका हूँ, सोमवार तक वॉलेटिलिटी है, मंगलवार से वापस आपको 18,200 की तरफ दिवाली के पास जाने का मेरी बहुत पक्की उम्मीद है। आप कहें तो मैं अपडेट दूं, और 2 स्टॉक पिक्स हैं जो मुझे लगता है यहाँ से
क्वालिटी स्टॉक्स आपको पैसा बना कर देंगी। बहुत ही बढ़िया सर। सबसे अच्छी बात यह कि अगले हफ्ते से बाजार थोड़े थोड़े सुधरना शुरू होंगे, एक आध दिन आपको और उतार चढ़ाव देखना है। बताएं सर, अपडेट्स भी और फ्रेश पिक्स भी। अपडेट अनिल जी, आपको मैंने कहा था सुबह टीसीएस आइशर मोटर लीजिए, टीसीएस ग्रीन में है, आइशर मोटर थोड़ा नीचे है, लेकिन ये लेने की चेष्टा कीजिए। 2480-85 में आपको कहा था। मुझे लगता है आइशर मोटर, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ईयर एंड टारगेट देख रहे हो तो 3200 का टारगेट। आपको अपडेट भी दे दूं कि वॉल्वो एंड आइशर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द बस सेगमेंट, इन द प्रीमियम बस सेगमेंट। और जैसे आपने टाटा मोटर देखा है, आई थिंक बस एंड जो आपकी सीवी मार्केट है उसमें आइशर इज गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। आज के अब 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं सर। तो पहला ऑफकोर्स डीएलएफ, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट रिजल्ट। आपको बोला मैग्नोलिया कमेलिया में 1000 करोड़ की सेल हुई है, जो 29 करोड़ का एक मकान। तो 400 रुपए में लीजिए, 391 का स्टॉप लॉस है, 412 से 414 का टारगेट शॉर्ट टर्म। विप्रो लीजिए, 650 का 50 का भाव, 638 का स्टॉप लॉस, 667 टू 670 का टारगेट। डीएलएफ और विप्रो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। डीएलएफ में 391 का स्टॉप लॉस लगाएं, 412 414 के होंगे आपके लिए टारगेट। और वहीं विप्रो में भी करें आप खरीदारी, 638 638 का स्टॉप लॉस लगाएं, 650 52 के आसपास स्टॉक चल रहा है। और हाँ 638 का स्टॉप लॉस, 667 667 678 ये 2 हैं टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी। धन्यवाद भसीन साहब। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, जानेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स और बाजार का डायरेक्शन। इंडेक्स भले थोड़ा कमजोर है, लेकिन दीप आज स्टॉक्स में उतना बुरा हाल नहीं है। यस सर, डेफिनेटली स्टॉक्स में सेलेक्टिवली थोड़ी थोड़ी खरीदारी हो रही है, ऐसा नहीं है ना। तो आइए, बड़ी कुछ स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी हो रही है। कैनरा बैंक 12% सर। रिजल्ट के पहले हमने बाय कॉल दिया था, आपने बोला था 210 का आपका फाइनल टारगेट था। बिल्कुल 210 का टारगेट भी आया, 217 भी। रिजल्ट के बाद हल्का सा गिरा था, उस समय लोगों को रिजल्ट समझ में नहीं आया जी, और उसके बाद वापस से रिकवर होकर अब 217 के आसपास ट्रेड करता हूँ। इंडिगो देखिए, सुबह हम सरप्राइज कर रहे थे कि अच्छे रिजल्ट हैं। एग्जैक्टली ये क्या है कि देखिए एग्जैक्टली मिनट टू मिनट मूव का अंदाजा लगाना मुश्किल काम होता है। आपको पता है रिजल्ट अच्छे हैं, आपको पता है सबको, लेकिन बाजार का मूड माहौल ऐसा होता है ना, आप कह नहीं सकते। आप देखिए 10% अब सर्किट लगा रहा है। अरे भाई पहले मत गिरता। नीचे में 1850, ऊपर में 2200, ये इंडिगो है। 350 रुपए का मूव है इंडिगो में, 1850 का लो है दीप, 2200 का हाई है। डेफिनेटली क्या कोई ऐसे में ट्रेड करेगा? ऐसे थोड़ी नोटा देते हैं बार बार हम, इसलिए देते हैं कि ताकि आपके संभले रहें। आइए बढ़ते हैं आगे। श्री सीमेंट रिजल्ट आने वाले, मानसी है तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे रिजल्ट। मानसी बताइए। अच्छी बात यह है कि सर कंपनी के अच्छे आने चाहिए, बाकी सबके अच्छे आ रहे हैं। जी सर, अच्छे तो आएंगे, लेकिन सीमेंट कंपनियों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनपुट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और क्रूड के बढ़ते दामों के चलते यहाँ पर खर्चे जो हैं बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मार्जिन्स यहाँ पर गिरते हुए दिखेंगे, लेकिन मुनाफे और बिक्री की अगर बात करें वहाँ से नतीजे काफ़ी अच्छे दिखेंगे। रियलाइजेशंस भी काफ़ी मजबूत रहने का अनुमान है। वॉल्यूम्स फ्लैट रह सकते हैं। सालाना आधार पर वॉल्यूम जो है 0.3% की बढ़त दिखा सकते हैं। वहीं रियलाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी मजबूत रहेंगे, करीब 7% की बढ़ोतरी रियलाइजेशंस के फ्रंट पर आती हुई दिखेगी। खर्चों में बढ़त है, जिसके चलते कामकाजी मुनाफे और मार्जिन पर असर दिखेगा। अनुमान यही है कि मार्जिन जो है 32.6% से 27% पर जाते हुए दिख सकता है, और कामकाजी मुनाफा तो गिरता दिखेगा। 988 करोड़ से 908 करोड़ की उम्मीद लगाकर चल रहे, करीब 8% की गिरावट दिख सकती है। लेकिन मांग में बढ़ोतरी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बिक्री और साथ ही मुनाफे पर पड़ता हुआ दिखेगा। करीब 6% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा सकती है। 547 करोड़ से करीब 580 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन सुधरने से आय को काफी हद तक सहारा मिलेगा। तो नतीजे ऑल इन ऑल अच्छे रहेंगे। बिक्री और मुनाफा तो बढ़ता ही दिखेगा, लेकिन मार्जिन्स जो है वहां पर एक कंसर्न जरूर दिख सकती है। बिल्कुल, तो जो कहानी बनी हुई है वही कहानी है। मार्जिन्स पर कंसर्न आपको आते हुए दिखेगा। श्री सीमेंट देखते हैं कैसे आएंगे इनके नतीजे। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी एक तरफ, स्टॉक्स का मूवमेंट एक तरफ, तो कुछ स्टॉक्स में बहुत फाड़ू और बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे रडार पे बाय साइड का स्टॉक आया है और स्टॉक का भाव चल रहा है 1735 1738। स्टॉक का नाम है
ग्रासिम में कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है, मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी आया और ग्रासिम में कल का हाई ब्रेक हुआ। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अगले हफ्ते के लिए तैयार हो रहा है और एक अच्छी तेजी का मूव ग्रासिम में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक में खरीदारी करें, अगले हफ्ते के टारगेट्स इसके अंदर बनेंगे 1780 रुपए से लेके 1800 रुपए तक के। जिस तरह से इसने लोअर लेवल से रिबाउंड मारा है, यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ग्रासिम में। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 1705 के आसपास का, ऊपर में टारगेट 1780 का पहला, 1800 का दूसरा। ओके, तो 1780 1800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक है ग्रासिम, जिस पर हम एक्शन देख रहे हैं। अगेन सीमेंट स्पेस से ये भी जुड़ा हुआ है, केमिकल में भी इसकी फोकस है और साथ ही टेक्सटाइल पर भी। तो नजर रखिए, ग्रासिम पर आपको अच्छा एक्शन बन रहा है। इसके बीच नाइका आईपीओ अपडेट, आज है दूसरा दिन, करीब 3.25 गुना भर चुका है ये इशू। लंबी अवधि लिस्टिंग गेन दोनों के लिए पैसा लगाने की सलाह अनिल जी ने आपको दी है। नाइका इस आईपीओ पर भी, हाँ वो तो भर तो पहले ही गया था, अभी 3.25 गुना। अच्छा 3.25, आज लास्ट है कि कल? नहीं, आज सेकंड है। आज सेकंड, हाँ अभी मंडे है ना, ठीक है, भरेगा अभी तो। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन इस बार थोड़े पैसे कम है मार्केट में, लिक्विडिटी थोड़ी फाइनेंसिंग वगैरह के हिसाब से वो अनाप शनाप जो पैसे भर रहे थे ना वैसे नहीं भरेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा भरेगा। अच्छा भरेगा। इसमें तो दिक्कत 3 और खुल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक में 3 है। पीबी फिनटेक जो पॉलिसी बाजार वाला है, उसमें इंटरेस्ट ठीक है थोड़ा बहुत। और कौन सा, एक SJS एंटरप्राइजेज है, आपको नाम बताता हूं। एक कोई अननोन सा है, 3 है जो छोटी साइज का। तो 3 आईपीओ है जिन पर आपको रखनी है नजर। ये एक के बाद एक सोमवार को 3 आईपीओ और खुलने की तैयारी में। बिल्कुल। ओके, तो कुछ और स्टॉक्स रिकवरी आ रही है भाई? बढ़िया रिकवरी आ रही है सर। बैंक्स पर देखिए, बैंक्स पर और ज्यादा एक्शन बन रहा है। निफ्टी पर है बट बैंक्स पर थोड़ा और बढ़ रहा है एक्शन सर। पर इस बीच एक काउंटर जिस पर मेरी नजर थी और बंसल जी से इस पर राय लेनी थी। बंसल जी, लॉरस लैब्स, यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ट्रेड हमने जरूर देखा, पर फिलहाल 525 के लेवल पर आते हुए दिखा है लॉरस लैब्स, खरीदारी हो रही है। कोई राय इसके चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स में देखें तो एक अच्छी रैली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है। अब देखने के 2 नजरिए हैं। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, 488 के लोज लगाने के बाद स्टॉक 516 के अराउंड चल रहा है, पर दूसरी तरफ देखें तो ऊपर में 570 560 स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो मेरी समझ से दीपांशु यहाँ पर एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जिनके पास है, फंसे हुए हैं, उछाल पे निकलने की चेष्टा करें, मेटल्स की तरफ नजर रखें, वहां पर रिवर्सल दिख रहा है तो लॉरेंस लैब को अवॉइड करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे निकलने की राय होगी। दीप क्यों नजर रखेगा मेटल्स पे? ये तो आप रखो या कुणाल जी को बोलो, और फिर आप दोनों को किसी और जगह नजर रखनी तो बाकी वागले साहब को बोल सकते हो, विश्वेश जी को बोल सकते हो, किरण जी को बोल दो, चोपड़ा साहब को बोल दो, सब फ्री बैठे हैं, सुमित जी को बोल दो, किसको बोलना है बताएं सर। नहीं अनिल जी, सबको बोल दिया है। देखिए अनिल जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना कि सब लोग बाय कॉल दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है जी। अनुभव अनिल जी, और सुबह अनुभव भी था आपका जो आपने IRCTC पे बोला था अनिल जी। तो अनिल जी, ये तो ना, ये जो होता है अनिल जी, अनुमान जो होता है ना, अनुमान मन की कल्पना होती है अनिल जी। जैसे अभी आपने कल्पना करी कि मैं दीप को बोल रहा हूँ, उस दिन आपने कल्पना करी कि दीप को कैसे मालूम चांद कितने बजे निकलता है। हम कल्पना करते हैं कि किरण जी म्यूट करके क्या कर रहे हैं। बट अनिल जी, अनुभव आता है जिंदगी के सबक से जो आपके पास है, वो उसकी वजह से अनिल जी आप काफी खिंचाई करते हैं। तो ओवर टू यू। आपने इतनी तारीफ की है, मुझे मालूम है आपने बात घुमा दी जो मैंने बोला उससे, लेकिन क्योंकि आपने मेरी तारीफ की तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है बंसल जी, यार ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। लेकिन आइए चोपड़ा साहब से पूछ ले मेटल शेयरों के बारे में। बाकी सब लोगों को तो चार्ट देखने में वक्त लगेगा। चोपड़ा साहब, खरीदने का वक्त है मेटल शेयर? यदि हाँ तो क्या? मुझे लगता है अनिल जी कि कमोडिटीज़ में, खास करके मेटल्स में, मैं काफ़ी बुलिश हूँ। आप भी जान रहे हैं पिछले 1 साल से मैं काफ़ी मेटल्स रिकमेंड भी कर रहा हूँ, और हमारे जो हिंडाल्को जैसे शेयर, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर बहुत अच्छा किया उन्होंने। मुझे लगता है कि एक और स्टॉक में आज रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है NMDC। NMDC आज वैसे 6% करीब ऊपर है, भारत सरकार की कंपनी है। इसमें से डीमर्जर होना है अनिल जी नगरनार स्टील प्लांट का, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसी स्टॉक में से एक और स्टॉक निकलेगा जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और मुझे लगता है निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका है NMDC जैसे शेयर को खरीदने के लिए। और डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है, और मेटल्स में है, माइनिंग में है, और मुझे लगता है कि मेटल माइनिंग क्षेत्र जो है आगे आने वाले कुछ समय के लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप ग्लोबली भी देखें तो ग्लोबली भी जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं, निकल, कॉपर, थोड़ा बहुत गिरावट आता है इसमें, मगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड के बाद
चीज़ें सुधर रही हैं तो उसके चलते हुए मेटल्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो NMDC मेरा पहला चॉइस है। और मुझे ये भी लगता है कि जब मैंने पहले भी रिकमेंड भी किया, टाटा स्टील BSL, टाटा स्टील, इवन हिंडाल्को, नाल्को, ये भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं और गिरावट में लेने वाली कंपनीज हैं, मगर NMDC इस मोमेंट पे मुझे सबसे अच्छा लगता है मुझे। ओके, तो फिलहाल NMDC बेस्ट बेट है, पर मेटल काउंटर्स में आज आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है और टाटा स्टील पर भी अच्छा एक्शन है, NMDC में अच्छा एक्शन है, हिंडाल्को, वेदांता भी बाय द वे नजर रखिएगा, इस काउंटर पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पर नतीजों के लिए आज है बड़ा दिन, कुछ नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं पर कुछ नतीजे आने बाकी हैं। अपोलो टायर्स कैसे रहेंगे इनके नतीजे, आइए जानते हैं एक बार कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स जो हैं मिले जुले रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं अपोलो टायर्स से, जिसमें आय जो है करीब 13% बढ़कर 4,835 करोड़ पर आ सकती है, क्योंकि कंपनी की OEM और रिप्लेसमेंट बिक्री से रिकवरी जो होती हुई दिखी है उससे आय को सपोर्ट मिलेगा। पर दूसरी तरफ जिस तरह का कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है उस पर आता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर करीब 5.5% की गिरावट है। और इसके उस अनुसार अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 16.2% से घटकर अब 13.5% रहने का हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो यहाँ पर 200 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था, उसके मुकाबले 7% गिरकर करीब 186 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अन्य आय में थोड़ी सी कटौती देखने को मिली है। डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि इनके कमेंट्री में जो रिप्लेसमेंट मांग है उसको लेकर कंपनी क्या कहती है और आगे के लिए क्या आउटलुक है, खासकर कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन को लेकर। कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन को लेकर कंपनी का क्या कहना है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। विश्वेश जी, कोई राय अपोलो टायर्स के चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, वेरी शॉर्टर टर्म बात करें तो मुझे लगता है 220 थोड़ा सा मार्केट वीक भी है और ये स्टॉक का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो है 200 रुपए के आसपास। मुझे लगता है दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड लेवल टू ऑब्जर्व वंस अगेन। सो अगर 200 का लेवल आता है दीपांशु तो वापस रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है 220 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 220 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें। फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहें इस काउंटर पर, जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है। नतीजे देखते हैं किस तरह के रहेंगे, बट मूवमेंट इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स आपके लिए एक काउंटर आज के ट्रेड में। एक काउंटर और जिस पर लेनी थी हमारे एक्सपर्ट्स की राय, क्योंकि बड़ा मूव यहाँ पर आया है। चोपड़ा साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपकी राय सर, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में हमने नतीजों के बाद तो बहुत बड़ी मूव देखी है, कमजोर बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। कंपनी की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए कि अगले 1 से 1.5 साल में डेट फ्री होने का टारगेट है इनका। कैसे अप्रोच करना चाहिए सर यूनाइटेड स्पिरिट्स को? 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा दीप यहाँ पे, कि एक तो ये ऐसे बिजनेस में है जो लोग गम में होते हैं तब भी इस्तेमाल होता है और जो खुश होते हैं तब भी इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल निरंतर रूप से अब हम देखेंगे, जिस तरीके से ओपन अप हो गया है सब कुछ, सारे मार्केट्स हो गए हैं, ट्रैवल बढ़ रहा है और ऑनलाइन भी अब डिलीवरी चालू हो गई है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे जो चेन्स हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिल रहा है और अग्रणी कंपनी है लिकर क्षेत्र में मैकडॉवेल। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कारण ये है कि ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को ओन करते हैं और जिस तरीके की वैल्यूएशन अभी हमने देखी, हमारा डिस्कशन भी हुआ था आई थिंक मंगलवार को, अनिल जी जब कह रहे थे 7,000 करोड़ 6,000 करोड़ की टीमें बिक रही हैं, तो वहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग ऑलरेडी मुझे लगता है वैल्यू बिल्टअप इसके अंदर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आगे आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसका भाव 2,000 2,500 भी देखें। और मैं बहुत लंबे और बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से IPL फ्रेंचाइज का विस्तार हो रहा है, नई टीम्स आ रही हैं और उनका वैल्यूएशन आ रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आ रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड हैं IPL में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें हम मर्जर्स एक्विजिशंस, क्रीपिंग एक्विजिशंस या पार्ट ओनरशिप कोई हम देखें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएँ। तो ये देखना होगा किस तरीके से IPL फ्रेंचाइज जो है वो कंपनीज को की वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। और इस तरीके से इंडिया सीमेंट्स भी है जिसके अंदर हम चेन्नई सुपर किंग्स है, हालांकि उसका शेयर अलग कराया जा चुका है, मगर ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट्स की वैल्यूएशन से वही फर्क पड़ेगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से मुझे मैकडॉवेल अच्छा लगता है। एक तो क्योंकि लॉकडाउन खुल चुके हैं, सब तरीके से नॉर्मलाइज हो रही है जिंदगी, और दूसरा जो IPL वैल्यूएशंस है उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा।
स्पिरिट्स नजर रखिए, भरोसा है चोपड़ा साहब का और परफॉर्मेंस भी है, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से और फायदा होना चाहिए कंपनी को, तो रेडार पर रहनी चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। 950 का लेवल आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आइए बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं। दीपांशु, हमने ड्यूरिंग द डे ये स्टॉक के बारे में बात की। स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट अभी अभी आ रहा है। ये माहौल में जब कोई स्टॉक हाई क्लियर करता है तो मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 1582.83 का भाव है, मुझे लगता है ये 1600 के पार निकलने वाला है और ये होते 1630 तक ये वन में जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 1570 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से एस्कॉर्ट्स पर राय। नतीजे आए थे दमदार और उसके बाद काउंटर भी आ रहा है मूवमेंट में। एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स बेस। थोड़ा सा उठा पटक है, लेकिन जो स्टॉक स्ट्रॉन्गर है वो ऑटोपैक्स में से है। मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर कल भी नहीं गिरा था और आज भी लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, तो टाटा मोटर पे मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लगता है शायद नवंबर एक्सपायरी में हम 600 के लेवल भी देखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो नेकेड फ्यूचर नहीं खरीदना है, टाटा मोटर में स्प्रेड करना है। टाटा मोटर का 500 का कॉल खरीदना है और उसके सामने एक मतलब 1 के सामने 1:1 600 का कॉल बेचना है, तो 500 का कॉल लेके 600 का कॉल बेचना है। 19 रुपए के आसपास ये स्प्रेड बन रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि अगर इस स्प्रेड को थ्रू आउट द सीरीज होल्ड किया जाए तो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी बिग विनर। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो इस ट्रेड में मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का है एक लॉट पे, और उसके सामने अगर लॉस है तो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 का ही लॉस है, तो ऑलमोस्ट 1:3.54 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब बशर्त यह है कि टाटा मोटर यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है टाटा मोटर 550-600 की ओर जा रहा है इन दिस एक्सपायरी। 470 के नीचे अगर टाटा मोटर जाता है तो हम रिव्यू करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल टाटा मोटर पे 500 का कॉल लेके 600 का कॉल बेच के कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। ये जो मामला 19 रुपए में बन रहा है आपका स्प्रेड, इसमें स्टॉप लॉस कुछ लगा रहे कि नहीं? अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए इस तरह के जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं, जो 1:1 स्प्रेड होते हैं, उनको इजीली मैनेज किया जा सकता है। मतलब 19 रुपए हैं और फॉर एग्जांपल अगर 470 टूटता है तो आप 500 के 600 का कॉल जो बेचा है उसको 540 लेके आके अपना जो डेबिट है उसको कम कर सकते हो। फिर आप उसको रेशियो स्प्रेड बना सकते हो, मतलब 460 के 2 बेच सकते हो, या उसको लेडर बना सकते हो 540 का। तो बेसिकली इट्स अ सिचुएशनल। सारे जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड ऑप्शन ट्रेडर है वो ऑप्शंस की पोजीशन को मैनेज करते हैं तब तक जब तक व्यू ऑन अंडरलाइन चेंज नहीं होता है। तो मुझे लगता है व्यू ऑन अंडरलाइन तभी चेंज होगा जब स्टॉक शायद 440 के नीचे जाए, 470 के नीचे एडजस्टमेंट रिव्यू करना चाहिए। तो मुझे लगता है 19 रुपए जो मैक्सिमम रिस्क है वही आपका रिस्क है, और एडजस्टमेंट करेंगे अगर 470 ब्रेक होता है तो। Okay, तो टाटा मोटर्स इस पर है विश्वेश जी का भरोसा, पर स्प्रेड बनाइए। इस सीरीज के लिए रखे नजर 550 से 600 तक के लेवल्स इस सीरीज में काउंटर आपको दिखा सकता है। इस बीच पेंट कंपनीज पर रहा है फोकस जब से एशियन पेंट्स के आए हैं नतीजे, और उसके बाद उन्होंने कहा है दाम बढ़ाएंगे। इंडिगो पेंट्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसके भी नतीजे आपके आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी यहां पर आपने कमजोरी आती दिखी है। मुनाफा 19 करोड़ से घटकर 13.5 करोड़ का आते हुए दिखा है, तो उतना अच्छा मुनाफा नहीं है। कामकाजी मुनाफा यहां पर भी हमने बढ़त देखी है। आई थिंक कामकाजी मुनाफे का फिगर हम आपके लिए चेक करके बताते हैं, बट मुनाफा घटकर आया है। आय 156 करोड़ से बढ़कर लगभग 196 करोड़ की आपको आती हुई देखिए। तो आय में अच्छी बढ़त देखिए, मुनाफे में कटौती देखिए। मार्जिन 19% से घटकर 12% के आए हैं, जो हमने देखा है मार्जिन स्टोरी बाकी पेंट काउंटर्स पर भी रही है, इस पर भी है। चलिए, कुछ नतीजे आ रहे हैं, बट नतीजों के अलावा भी बाजार पर मूवमेंट आ रहा है और एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। और एक खबर आई है गोदरेज ग्रुप को लेकर, इंटरेस्टिंग खबर है ये। गोदरेज ग्रुप कुछ डेवलपमेंट कर रहा है अपने कारोबार की स्ट्रक्चरिंग को लेकर। डिटेल्स देने के लिए वरुण है तैयार। वरुण, बताइए क्या है इनके प्लान्स? देखिए दीप, दरअसल गोदरेज ग्रुप जो है ना, अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड होने वाला है। नो डाउट रहेंगे दोनों गोदरेज ही, लेकिन अभी तक ये जो ग्रुप है पूरा एक ग्रुप था। दरअसल आदि और नादिर गोदरेज दोनों भाई हैं, और इसके अलावा जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज, जो कि अब स्मिता कृष्णा है, वो दोनों भाई बहन हैं। और बेसिकली ये चारों जो है वो कजिन्स है।
और कहीं ना कहीं गोदरेज ग्रुप को ये चारों मिलकर कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आदि और नादिर गोदरेज जो है उनके हाथ में कहीं ना कहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसके अलावा GCPL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट, ये तमाम कंपनीज है। जबकि जमशेद गोदरेज जो है उनके हाथ में गोदरेज एंड बियॉन्स मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंपनी है। अब हो ये रहा था, कुछ समय पहले आपको याद होगा विक्रोली का जो लैंड है उसके डेवलपमेंट को लेके काफ़ी बड़े इश्यूज हुए थे। करीब 1000 करोड़ के आसपास का ये लैंड था और इसको डेवलप करने के राइट्स जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को दिए गए थे। और उसके बाद जब ये इश्यूज हुए थे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस ग्रुप में थोड़ी कहीं ना कहीं हलचल चल रही थी। लेकिन अब दरअसल गोदरेज ग्रुप का ये कहना है कि काफ़ी सारे इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब चाहती है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ओवरऑल ग्रुप जो है वो रहना चाहिए और हर एक को अपनी स्वतंत्रता चाहिए। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो। और इसके लिए काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो गोदरेज ग्रुप में क्रॉस होल्डिंग्स भी है, तो इन क्रॉस होल्डिंग्स को भी कम करने के लिए इस तरह का डिसीजन जो है ये ग्रुप ले रहा है। अब देखिए, वैसे अगर देखेंगे तो आदि और नादिर गोदरेज जो है इनकी जो ग्रुप कंपनीज है उसकी वैल्यू करीब निकल के आती है 2 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन जमशेद गोदरेज जो है इनकी जो गोदरेज और बॉयंस है वो दरअसल नॉन लिस्टेड कंपनी है। हालांकि इसमें जो 1000 एकड़ के आसपास का विक्रोली का लैंड है ना, उसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा माने जा रहे हैं। तो अगले 6 महीनों में आप देखेंगे कि ये गोदरेज ग्रुप जो है वो 2 में डिवाइड होगा। किसके हाथ में क्या आता है ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई होगा और शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट होगी, ये गोदरेज ग्रुप का कहना है, जिसके कारण अब ये ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए गोदरेज ग्रुप को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। शुक्रिया वरुण, ये डिटेल्स हमें देने के लिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसको करें आप पुल अप क्योंकि इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 79 करोड़ से बढ़कर कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक डिक्सन टेक का सवाल है। फर्स्ट कट इसके नंबर्स की स्क्रीन पर आते हुए स्टॉक थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हो, ज्यादा रिएक्शन नहीं है। आय 1638 करोड़ से बढ़कर 2803 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी। तो आय में आपने जबरदस्त उछाल देखा है जहां तक डिक्सन टेक का सवाल है। कामकाजी मुनाफे में भी आपने बढ़त आती हुई देखी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्सन टेक्नोलॉजीज की थोड़ी बेहतर रखती हुई दिख रही है जहां तक एटलीस्ट बिक्री के बात की सवाल है। और कामकाजी तौर पर भी हालांकि बाकी कंपनियों में हमने देखा प्रेशर आया है कामकाजी मुनाफे पर, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर, बट डिक्सन टेक की तरफ से आय और कामकाजी मुनाफा बढ़कर ही आपको आते हुए दिख रहा है। तो अच्छा एक्शन डिक्सन टेक पर। कुणाल जी जरा चार्ट्स पर राय दे, थोड़ा सुस्त है पर 5000 के लेवल को होल्ड कर रहा है सर। जैसे अगर आज आप देखें आज का डे लो बहुत नीचे का है और वहां से एक शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि जैसे ये 5150 के अड़चन को पार करेगा इसमें दोबारा आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो इन स्तरों पर तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की मेरी राय है। 100 रुपया और ये कुछ मजबूती दिखा दे, बाजार भी थोड़ा सुधर जाए तो 5150 के ऊपर फिर डिक्सन में खरीदारी कराए। तो यह है आपके लिए डिक्सन जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आते हुए दिख रहा है काउंटर। HAL, सुमित जी मुझे लग रहा था इस पर आपकी कॉल आएगी, थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आते हुए दिखा था, 1300 का लेवल HAL ने क्रॉस करा, जरा नजर डालें इसके चार्ट पर। दिपांशु, मोमेंटम तो बन रहा है HL के अंदर, लेकिन इसमें फ्रेश बाय बनेगा। स्टॉक जब एक बार ऊपर में 1315 1320 का लेवल तोड़ेगा, स्टॉक के अंदर ऊपर में 1315 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल टूटेगा तो इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1240 1250 के आसपास है, यानी 1250 के नीचे खराब होगा, 1315 के ऊपर स्ट्रांग होगा, पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए 1315 के ऊपर खरीदारी करनी होगी। यह है आपके लिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। टोरेंट पावर में अच्छी रिकवरी आ रही है, टोरेंट फार्मा में अच्छी रिकवरी आ रही है। तो टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा दोनों ही काउंटर्स आपको इस समय मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। रैमको सीमेंट एक और काउंटर जहां पर रखनी है नजर। कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, इस पर भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। किरण जी, रैमको सीमेंट की चार्ट पर डालें नजर। सीमेंट स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन बन रहा है, कोई राय या ट्रैक करते हैं सर इसे? बिल्कुल, सारे सीमेंट काउंटर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बिल्कुल आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैं इस पे कॉल नहीं दिया। मेरा मानना है कि जब तक ये कैश लेवल्स पे 1065 के लेवल्स क्रॉस करता नहीं है डिसाइसिवली, तब तक 1070 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता है, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। पर अगर ये लेवल्स क्रॉस करते हैं तो कैजुअली एक 1100-1120 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजवाइए, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ब्रेकडाउन सेल कॉल आ रहा है किरण जी की तरफ से। बिगुल, किरण का कमाल। बताएं सर।
काफी बिकवाली होती नजर आ रही है। हमें इन्फोसिस में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। उससे साथ साथ जो फॉलोअप में सेलिंग आ रही है और इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ते नजर आ रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, लगभग 1480-85 के, वो कैजुअली तोड़ दिया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ दिया है। मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। सोमवार मंगलवार के लिए आपका स्टॉप लॉस 1505 का रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। मेरा पहला टारगेट सोमवार के लिए रहेगा लगभग 1442 का और दूसरा रहेगा 1420 का। तो 1442, 1420 ये दो टारगेट्स मान के चलने चाहिए और शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए टेक महिंद्रा में। तो ये है टेक महिंद्रा। सरप्राइजिंगली अब आईटी पर सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। अभी हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में आईटी होल्ड आउट कर रहा था, पर अब रोटेशन लग रहा है आईटी की तरफ आ रहा है जहां तक बाजार की गिरावट का सवाल है। तो 1505 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा पर करें बिकवाली। चार्ट्स पर थोड़ा कमजोर ये काउंटर आपको बनते हुए दिख सकता है। इस बीच कुछ स्टॉक्स कैश मार्केट के जहां पर अच्छा एक्शन है। एरिस लाइफ साइंसेज, जरा इसे पुल अप करिए। 5% का स्पाइक और अभी अभी ज्यादातर ये बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। बंसल जी जरा एरिस लाइफ के चार्ट देखिए, क्या चल रहा है सर? 850 का लेवल, 5% का स्पाइक। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है एरिस लाइफ का, नीचे से चलता हुआ है और लिस्टिंग के बाद के जो इसके हाइस थे उनको तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेगा। 830 के अराउंड के हाइस थे, तो जिनके पास है होल्ड करें। इन स्तरों पर भी, करेक्शन पर भी यहाँ पर लेने की राय है, तो बने रहने की राय है एरिस लाइफ के अंदर और खरीदारी की राय भी है। और इसके साथ साथ दीपांशु एक बिगुल की गुजारिश है। के साथ मैं आपके पास आता हूं, एक सेकंड दीजिए सर, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज पर एक खबर आती हुई दिख रही है और नेगेटिव खबर है। कंपनी ने अभी अभी इन्फॉर्म करा है, जो इनकी विशाखापट्टनम में यूनिट है, दुवाडा यूनिट, उसका यूएस एफडीए ने किया था इंस्पेक्शन। फॉर्म 483 जारी कर दिया गया है। 8 आपत्तियां पाई गई हैं। यूएस एफडीए इंस्पेक्शन के बाद जब भी उन्हें कोई ऐसी चीज लगती है जो कंपनी को ठीक करनी है, रेक्टिफाई करनी है, जिससे वो नाखुश हैं, तो फॉर्म 483 जारी किया जाता है। बाजार के मूड खराब होने के साथ ही खराब खबरें आती है हमेशा। मतलब ये तो भारी मामला है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। और 8 आपत्तियां, 8, 1 2 नहीं, पूरे 8। द्वाड़ा यूनिट है, हिंदी में लिखने में मुश्किल आती है मेरे ख्याल। द्वाड़ा बोलने में द्वाड़ा है, समथिंग द्वाड़ा यूनिट है वाइजेक प्लांट के आसपास, वाइजेक के पास में 8 आपत्तियां। ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए भारी काम है और डीप ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद ये फिर से इंस्पेक्शंस चालू हो रहे हैं। ये फार्मा कंपनी के लिए ठीक है, क्योंकि शायद कोविड के वक्त बिल्कुल ये सारे इंस्पेक्शंस बंद थे, लेकिन अब इंस्पेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। और विशाखापट्टनम प्लांट मेरे ख्याल से बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये प्लांट बड़ा है इसके लिए। तो ये एक बड़ी खबर आती दिख रही है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, बड़ी नेगेटिव खबर है। जरा इस पर नजर रखिए। डॉक्टर रेड्डीज के लिए खराब खबर आती हुई दिख रही है। द्वाड़ा प्लांट को लेकर उन्होंने आपत्तियां जारी की है, इस पर ध्यान रखिएगा। और स्टॉक तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। ढेर सारे स्टॉक सेक्शन में, लेकिन आज का सबसे चर्चित और इनफैक्ट यूं कहूंगा कि पूरे हफ्ते का सबसे चर्चित स्टॉक रहा है IRCTC। तो IRCTC में आपने देखा किस तरह से कल कन्वीनियंस फीस को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला है कि 50% ली जाएगी, और उसके बाद आज उस पर वापस फैसला ले लिया गया है। आइए जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे IRCTC के इन्वेस्टर्स के लिए क्या है राह, क्या है डायरेक्शन, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रजनी हसीजा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IRCTC की। रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं हमारे सारे दर्शकों की तरफ से और सारे दर्शकों के साथ साथ IRCTC के जो सारे निवेशक हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, दीपम ने, रेलवे बोर्ड ने, सब लोगों ने प्रयास करके वो फैसला बदला है और बहुत जल्दी और तुरंत प्रभाव से बदला है, जिसका बड़ा डर इन्वेस्टर्स में था। तो सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई, धन्यवाद भी। पहले तो ये बताएं कि क्या वजह थी ये फैसला लिया गया? देखिए, जब पहले फैसला लिया गया तो हमें तो खाली सूचना दी गई थी। ज़रूर है, निश्चित तौर पर IRCTC क्योंकि भारतीय रेलवे का अभिन्न अंग है, जिस तरीके से IRCTC ग्रो करता है, टिकटिंग ग्रो कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ज़रूर कोई ना कोई आधार रहा है जिसके बेसिस पर ये निर्णय लिया गया। परंतु जब हमने दोबारा अपने केस को रिप्रेजेंट किया कि इस केस को करने से, इस प्रकार का निर्णय लेने से, कि इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से इसका बाजार पर नेगेटिव असर पड़ सकता है,
तो मिनिस्ट्री हैज बीन काइंड इनफ टू रिकंसिडर इट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैम पहले आपसे कंसल्ट तो किया होगा फैसला लेने के पहले, या फिर बाद में ही आपको पता चला है? अभी इस संबंध में कुछ सूचनाएं हमसे एकत्र की गई थी, तो वो सूचनाएं क्योंकि बेस डाटा हमारे पास रहता है, तो बेस डाटा हम लोग नॉर्मल तरीके से भी देते हैं जी, और मिनिस्ट्री के पास अपना ही काफी सफिशिएंट डाटा होता है। चलिए, बहुत अच्छी आधार पर वो निर्णय लेते हैं जी। बड़ी बात ये है मैम कि अब चूंकि फैसला हो चुका है, राहत की सांस ली है सारे इन्वेस्टर्स ने। एक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस आपसे चाहिए आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को कि कन्वीनियंस फीस बढ़ाने का मामला अब ये पीछे है, अब इस पर वापस से कोई विचार विमर्श नहीं होगा, या ये ऑप्शन खुला हुआ है जैसा ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि रेलवे या सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है। तो वो डर जो बैठ गया लोगों के मन में, क्या आप दूर कर सकती हैं? देखिए, ये सत्य नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आईआरसीटीसी मिनिस्ट्री की एक एक्सटेंडेड आर्म है जी। Whatever we are selling, that is a product of a Ministry of a Railways. We carry strength of a railways and we continue to. हमें रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलनी है और हम रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। डिसीजन कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन जो है वो होते हैं फिर ठीक होते हैं, और आज के जो अंत भला तो सब भला। अब निवेशकों के हित में जो डिसीजन लिया गया है लिस्टेड कंपनी होने के माध्यम से, वी शुड गो अहेड बाय दैट। और अभी आईआरसीटीसी की पूरी टीम प्रयासरत है, कार्यरत है कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें, और ताकि निवेशकों का भरोसा जो उन्होंने हम पर दिखाया है पास्ट में वो बना रहे, और हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरें। क्योंकि आप बाजार और इन्वेस्टर्स आईआरसीटीसी को बड़े रेस्पेक्ट से देखते आए। एक अच्छी, बेहतरीन, देश की नहीं दुनिया की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी समझते हैं, जिनके पास एक बड़ा क्लाइंटल बेस है, मोनोपोली बिजनेस है, और आप समझ सकती हैं कि जिस तरह के वैल्यूशंस बाजार ने दिए हैं, उस वैल्यूशंस को देखते हुए वो कंफर्ट चाहिए फिर से, क्योंकि थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ है। जब डिस्कंफर्ट हो तो वो पीई की डी रेटिंग होती है, जो वैल्यूशंस बाजार देना चाहता है उस पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। और आपका केस नेचुरली बाकी सारी सरकारी कंपनियों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है, गवर्नमेंट का बड़ा डाइवेस्टमेंट प्लान है। तो क्या ये एश्योरेंस बन सकती है कि नहीं, अब कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में जो आगे भविष्य के लिए थोड़ा समय हम देख सकते हैं, उसमें इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा, ये हो सकता है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। अगर हम आज आश्वासन यहाँ देते हैं और लेकिन हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं, तो आश्वासन किसी काम का नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वही हमारा आश्वासन होगा। अब हम वेट करें। निवेशकों ने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखें। हम पूरी टीम प्रयासरत है, हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे और निवेशकों के लिए एक उत्तम वातावरण तैयार करेंगे, जिसमें कि उनका भरोसा एक समय किसी के कहने से नहीं बल्कि आधार पर आधारित होगा। रजनी जी, एक चीज तो क्लियर है कि आपके कंपनी के कामकाज को लेकर तो कभी बाजार को संदेह रहा ही नहीं। परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। और अगर आप कह रही कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, फिर तो वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और है जो पिछले कुछ दिनों में बातें निकली है। जब आईआरसीटी का स्टॉक थोड़ा टूटा भी तो लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। तो एक वो रेलवे का रेगुलेटर लाने की बात कही जा रही थी कि जिसमें प्राइवेट ट्रेन वगैरह आप भी चलाते हैं, बाकी भी चलती हैं रेलवे की, उनको रेगुलेट किया जाएगा। और ऐसा लगा कि वो शायद आईआरसीटीसी के लिए खराब हो सकता है। जरा इस पर आप बताएं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में आईआरसीटीसी के लिए नेगेटिव होगा? देखिए, रेगुलेटर लाना या नहीं लाना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कार्यक्षेत्र में, इस संबंध में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। पर जहां तक आईआरसीटीसी के प्रोडक्ट का सवाल है और 2 प्राइवेट ट्रेन जो हम चला रहे हैं, उसमें हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उसका फेयर स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर सकें। और जो टेंडर निकला था प्राइवेट ट्रेन्स का, उसमें भी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको भी पूर्ण स्वतंत्रता थी फेयर लाने की। रेगुलेटर जो था वो रेगुलेटर का एक चैप्टर उठा ज़रूर था, लेकिन इस संबंध में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि टेंडर का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो मेरा इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए, मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आज सुबह से आप लगातार मीटिंग्स में, बड़ी मुश्किल से आपने थोड़ा समय भी निकाला हमारे लिए। एक के बाद मैं समझ सकता हूँ बड़ा स्ट्रेसफुल भाग दौड़ वाला दिन रहा होगा। शायद आपके नतीजे भी सोमवार को आ रहे हैं, राइट? मंडे को आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद आपसे
जी रजनी जी। हमारा सेकंड क्वार्टर क्या आ रहा है रिजल्ट? जी हाँ, तो मैं नतीजों के बाद आपसे फिर से समय लूंगा, विस्तार से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और सबसे पहले एक और चीज जो फिर से कहना चाहता हूँ, वाकई में इन्वेस्टर्स की चिंताओं को आपने समझा। नहीं तो आमतौर पर ये चिंताएं जनरली जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स होते हैं, उनके CMDs होते हैं, वो समझते हैं। और जब मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था तो मुझे वो आपकी आवाज़ में वो चिंता, दर्द अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिख रहा था कि नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए और इसे बदलना चाहिए। और आई एम श्योर आपने अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास उसके लिए किए हैं और वो रिजल्ट आपके सामने। रजनी जी धन्यवाद ये सब करने के लिए और वक्त देने के लिए। जी जी धन्यवाद जी। थैंक यू। तो ये थे IRCTC की CMD रजनी हसीजा जी, जो बताती हुई कि कम से कम एक बार के लिए मामला सेटल हो चुका है। ये कंफर्ट आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो IRCTC के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम नियर फ्यूचर में अब कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस मान सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे थे सर कि क्विक एक्शन लिया गया सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से, डीपैम सेक्रेटरी की तरफ से, मैनेजमेंट ने भी आके फिर अब आश्वासन देने की कोशिश करी, तो एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो होती है। ये बात सही है। अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आकर बात करेंगे नहीं। बिल्कुल करेक्ट। डीपम कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आकर बात करेंगे नहीं। उन्हें पता है कि मीडिया में आपको वो सब सवालों के जवाब देने होंगे जिससे कि इन्वेस्टर्स को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए। तो और जो एक बात उन्होंने कही कि हमारी पूरी फोकस अब परफॉर्मेंस पर होगी और इन्वेस्टर्स को सही माहौल देने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनका भरोसा डगमगाए ना। तो ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश IRCTC के मैनेजमेंट ने। प्लेटफॉर्म कौन सा चूज किया उन्होंने? बिल्कुल, जैसा कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे दर्शकों के लिए अच्छी बात है। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हम आपको सबसे आगे रखें, इंफॉर्मेशन के मामले में भी और एनालिसिस के मामले में भी, दोनों में। और वही आज भी हुआ है, चाहे वो दीपम सेक्रेटरी हो या फिर IRCTC का टॉप मैनेजमेंट। उन्हें पता है सबसे ज़्यादा दर्शक जहाँ हैं, सबसे ज़्यादा सही, सटीक और टाइमली विश्लेषण जहाँ होता है, वहाँ पर उन्होंने चुना है जो आप कह रहे हैं। और सबके हित में जो आपने पॉइंट सुबह रेज किया था उसका भी जवाब आते दिखा है। सर स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, तो चाहिए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। ठीक ठाक मूड है सर। ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सुस्ती है, 50 पॉइंट्स नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं, जो मैं आपको सुबह बता भी रहा था कि नतीजे अमेजॉन, एप्पल दोनों के कमज़ोर आए हैं और गाइडेंस कमज़ोर है, तो उसका इम्पैक्ट आज शाम को दिखेगा, जिसलिए नैस्डैक फ्यूचर्स पर गिरावट दिख रहे हैं और करीब आधे % की गिरावट यूरोप में है। तो हल्की सुस्ती है ग्लोबल बाजारों में। हमारे बाजार भी आज वॉलेटाइल रहे हैं। क्या करके जाना है सर? आजकल आप बड़े मुश्किल सवाल पूछते हो मुझे। एक्चुअली क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही जी सर, तो लेने का मन नहीं है। शॉर्ट करने के लिए एक उछाल चाहिए, सोमवार को देखते हैं। ओके। इसमें कोई डाउट नहीं, दीप की क्लोजिंग खराब हो रही है, अगले हफ्ते के लिए रिस्क खोल रही है। 17,700 के भी नीचे या उसके आसपास निफ्टी का बंद होना अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से विश्वेश जी भी जो कह रहे थे 17,400 500 तक का रास्ता खुल रहा है, वो पॉसिबिलिटी है। तो अगर बाजार को रुकना होता, थमना होता, तो आज का दिन बेस्ट था और आज होना चाहिए था। तो बैंक निफ्टी पर उतना खराब नहीं है मामला, 39,300 के बेहद नज़दीक बंद हो रहे हैं। 500 पॉइंट को मैं ज़्यादा गिनता नहीं बैंक निफ्टी पे, लेकिन निफ्टी 17,850 के काफ़ी नीचे बंद हो रहा है। निफ्टी पर थोड़ा सा मामला संगीन है। बिल्कुल। तो इसलिए वेट एंड वॉच। हाँ, फ्रेश खरीदारी नहीं, शॉर्ट है, आप होल्ड करें। फ्रेश करना चाहते हैं तो उछाल का इंतजार करें। ओवरसोल्ड मार्केट है। अगर देखते हैं, मुझे आज का जैसा ट्रेडिंग सेशन हुआ ऐसा सोमवार का एक और चाहिए, उतार चढ़ाव वाला, उसके बाद देखते हैं। क्लियर है सर। तो चलिए वेट एंड वॉच। अगर शॉर्ट है तो होल्ड कर लें, बट फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी है। स्वागत करते हैं जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मॉर्निंग में बायोकॉन दिया था एज अ कैश का ऑप्शन एंड ऑलमोस्ट डेज हाई पर है वो, और फार्मा में बहुत ही बढ़िया एज एंटिसिपेटेड रैली हमें देखने मिली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक्स में बाउंस बैक आ सकता है। आई मीन कंपैरेटिवली मुझे बैंक्स कंफर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीप। 565 पर ट्रेड कर रहा है ये। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 345 पर, 565 पर खरीदे, 345 पर स्टॉप लॉस। 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, 3 नवंबर की एक्सपायरी का।
फर्स्ट टारगेट दीप यहाँ पे रहेगा 750 का, सेकंड टारगेट रहेगा 870 का। 750 870 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। ओवरसोल्ड तो काफ़ी है दीप। आई मीन कल 400 पॉइंट निफ्टी में डाउन था, आज लगभग 200 पॉइंट डाउन है। रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड पर बन नहीं रहा है। ऑल्दो मैं एक चीज़ ऐड भी ये करना चाहूँगा कि ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। आई मीन ये तो मैंने कल भी कहा था और परसों भी कहा था कि 18,100 टूटता है तो ट्रेंड रिवर्स है। मंथली चार्ट्स पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है निफ्टी में। दैट ऑल्सो क्लियरली शोज के मंथली क्लोज जो आज है वो सही नहीं है। सो ओवरऑल निफ्टी में मंथली क्लोज सही नहीं, बट एक बाउंस यहाँ से विल गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑन द सेल साइड, बट एक बाउंस यहाँ से देखने मिल सकता है। सो वन कैन ट्रेड आउट फॉर दैट, इसलिए 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश का ऑप्शन जय की तरफ से। 39,000 की कॉल खरीदनी है बैंक निफ्टी पर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी पर जय का ज्यादा इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। पर आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट। चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। वैसे तो सीरीज का है पहला दिन, पर हम देख रहे हैं पहले दिन ही आजकल कुछ एक्शन हो जाता है। बताएं आशीष, होगा कुछ एक्शन? बिल्कुल एक्शन हो गया है। पीएनबी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, अभी 98% है, 98.25% है प्रिसाइसली। पीएनबी पक्का बैन में आ रहा है। ओके, तो पीएनबी पक्का बैन में आ रहा है। हो जाइए इसके लिए तैयार। एक ही ना, सिर्फ एक ही स्टॉक है। चलिए, एक ही स्टॉक है इस बार सीरीज के पहले दिन ही पर, तो इंटरेस्टिंग रहेगा पीएनबी। विश्वेश जी जरा व्यू भी दे दें। पीएनबी बैन में आ रहा है, आज वैसे एक्शन में रहा है, अगर किसी ने पोजीशन ली है तो फिर क्या करके जाए? देखिए, मेरे हिसाब से मीडियम टर्म चार्ट देखने चाहिए यहाँ पे दीपांशु। 45 के कॉल में मेहनत हुआ है 3 करोड़ 50 लाख शेयर का, और 40 के पुट में 1 करोड़ 70 लाख का शेयर है ओपन इंटरेस्ट है। मुझे लगता है ये रेंज रहेगा, और बेसिकली ओपन इंटरेस्ट इतना हाई है तो मतलब हायर कॉल स्ट्राइक बेची गई है। तो मुझे लगता है जब तक वो अनवाइंडिंग नहीं होती है तब तक ये रेंज रहेगी 45-40 के आसपास की। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी बैन से आने की तैयारी में सीरीज के पहले दिन ही। एक्शन पैक्ट शुरुआत हुई है इस सीरीज की, और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आज ढेरों एक्शन रहा है। इंडेक्स लेवल पर देखें तो थोड़ी सुस्ती है, बट 17,700 बाजार क्लोजिंग पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और 39,250 पर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी हल्की नीचे से रिकवरी इस समय जरूर हुई है। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ें फिर। श्री सीमेंट नतीजों से पहले 2% ऊपर, अल्ट्राटेक 3% ऊपर। नजर रखिए सीमेंट काउंटर्स में एक्शन बन रहा है। मारुति सुजुकी 1% की खरीदारी इस पर। डॉक्टर रेड्डीज वैसे तो अगर आप देखें 1.5% ऊपर दिखेगा, पर ऊंचाई से गिरकर बंद हुआ है। 5% से ज्यादा ऊपर था। नतीजों के बाद दमदार नतीजे आए, पर विशाखापट्टनम यूनिट में एक फॉर्म 483 यूएसएफडी ने दिया है। आइए क्लोजिंग के मैं कुछ लेवल्स दूं, उससे पहले जय की एक फाइनल कॉल है। जय, बिगुल नहीं बता रहा हूं, बताएं अपना जैकपॉट शेयर। बिल्कुल दीप, फार्मा पे अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो सिप्ला का 910 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं दीपांशु। ये करीब अभी ट्रेड कर रहा है 28 रुपए पर, 28 पर ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मैंने 28 पे ट्रेड कर रहा है। 21 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसे बाय करें। ऑन दी अपसाइड दीप, इसके फर्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो 38 के, सेकंड टारगेट बन रहे हैं 45 के। 38 एंड 45 ये दो टारगेट्स के लिए 910 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सिप्ला का खरीदे। फार्मा में तेजी लग रही है। ओके, तो फार्मा में तेजी बन रही है, जैसे हम बात भी कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डीज डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज फॉर्म 483 यूएसएफडी से मिला है, हमने देखा स्टॉक करीब 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। डिवीज लैब में थी अच्छी खरीदारी, नजर रखिए इस काउंटर पर भी मंडे के सेशन के लिए। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा 3.5% नीचे, एनटीपीसी नतीजों के बाद 3.5% नीचे, इंडसइंड, कोटक, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, इन दिग्गजों की वजह से आप देख रहे हैं आज बाजार करीब 0.5% की गिरावट के साथ नीचे बंद हुआ है। 150 पॉइंट्स फिसला है बाजार। वायदा कारोबार में आइए, आज का दिन बिलोंग करता है आईआरसीटीसी को। एंड ऑफ डे ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो 7% की गिरावट दिखेगी, ज्यादा है, पर अगर आप देखेंगे एक पॉइंट पर 28% नीचे ये काउंटर था, तो वहां से अच्छी रिकवरी है। ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर हो गया। अब आप देख रहे हैं करीब 7% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। आरबीएल बैंक नतीजों के बाद 10.5% का कट, एसबीआई कार्ड 4.5% का कट, बिरला सॉफ्ट पहले ही दिन वायदा कारोबार में एंट्री के बाद 3.5% नीचे। इसके साथ ही वर्लपूल, फर्स्ट सोर्स, लॉरस, यहां पर भी पहले दिन उतना अच्छा आपको प्रदर्शन नहीं आते हुए दिखा है। इन न्यू एंट्रेंट से चंबल फर्टिलाइजर भी एक और काउंटर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% की गिरावट इस पर आई है। बंधन बैंक पर आपने कमजोरी देखी है। एल&टी आज 2.5% नीचे था। वोडाफोन
वोडाफोन में हमने देखा 2% का कट आते हुए दिखा है, तो काफी कमजोरी इन सभी काउंटर्स पर आपने देखी है। उसके सामने 10% ऊपर कैनरा बैंक, बाजार का भरोसा बढ़ता हुआ। इंटरग्लोब नत के बाद 8%। यूनाइटेड स्पिरिट्स लगातार एक्शन में, आज भी 6% ऊपर। गुजरात गैस, एलेम्बिक फार्मा, जेके सीमेंट, बायोकॉन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नतीजों के बाद अच्छा एक्शन दिखाता हुआ। चंबल फर्टिलाइजर पहले दिन 4% ऊपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अंबुजा सीमेंट, मन्नापुरम और टोरेंट फार्मा कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने एक्शन देखा है। 17,700 अनिल जी प्रोविजनल बेसिस पर तो एटलीस्ट होल्ड कर रहा है निफ्टी, और 39,270 पर निफ्टी बैंक सर बंद हुआ वो बड़ी बात है। फाइनली कम से कम अब 2 दिन तो मार्केट स्टेबल रहेंगे। कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, मतलब 2 दिन मतलब सैटरडे संडे, मंडे मत सोचिएगा, मंडे तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक्चुअली इस बार तो परसों ही ऐसा लगने लग गया था कि बहुत काम कर लिया। बिल्कुल तो आज तक तो सोचोगे, अभी तक तो ऐसी हालत है कि मतलब हम अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मतलब अस्त व्यस्त और तीसरा पस्त 3 चीजें, मतलब हो बट बड़ा एक्शन वाला दिन था। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। दिवाली से ठीक पहले गोल्ड यानी कि सोने की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस पर क्या जबरदस्त डिमांड रहेगी, ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा होगी या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड का क्या दाम पर कुछ और असर होगा, बताएंगे आपको। ये दिवाली दमदार डिमांड वाली, और ये डिमांड न सिर्फ इक्विटी में, न सिर्फ इकोनॉमी में, न सिर्फ बिजनेस में, बल्कि गोल्ड में भी शाम 4:26 पर, बस अभी 4:30 बजे थोड़ी देर में। अगर आप इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ठग भी आपकी जेब काटने के लिए तैयार बैठे हैं। दिलचस्प आंकड़ा है, जी हाँ, लेकिन सच है कि दुनिया भर में 31% के साथ 31% से ज़्यादा जो साइबर क्राइम है, जो ऑनलाइन ठगी वाले मामले, उनके शिकार इंडियंस होते हैं। 31%? हाँ, सोचो। हालांकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब लेकिन फिर भी 31% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसी को देखते हुए एयरटेल के सीईओ गोपाल विठल साहब ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी फर्जी कॉल से आप कोई भी ऐसा आ जाए तो बचिए उससे, जो कि कहे कि आपकी बैंक की डिटेल दो, OTP दो। मैं तो देता ही नहीं ऐसी। हाँ, अगर समझो कोई बैंक वाला बोले आपको कि नहीं आपका ये हो जाएगा, हो जाने दे, कोई नहीं। हाँ, अपने हिसाब से आप बैंक को फ़ोन करो या ब्रांच में जाओ, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर है बैंक में, आजकल तो होते ही हैं, तो आप करो। आपको जो फ़ोन आए उसके बेसिस पे मत करो। ज़्यादा कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपको ये बोलेगा कि आज आपने KYC पूरी नहीं की तो कल सुबह आपका ये हो जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करें। हम हमारी आज इसी खास पेशकश में बात करेंगे किस किस तरीके से साइबर फ्रॉड होते हैं और कैसे बचा जा सकता है इस दिवाली, फ्रॉड का दिवाला। ये हमारी खास शो है जिस पर आप रखिएगा नज़र। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस दिवाली न सिर्फ आपको घर की सफाई करनी बल्कि अपनी वित्तीय आदतें जो बुराई हैं उनकी भी सफाई करनी है। मतलब साफ सफाई सबकी होनी चाहिए। मनी गुरु में आज हम बताएंगे ऐसी 10 आदतें जिन्हें आप अपनाकर अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये है तो छोटी छोटी आदतें, लेकिन आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ा बदलाव ला सकती है। देखिएगा ज़रूर 10 आदतें मुनाफे वाली, ये है आपके लिए। और नौकरी पेशा लोगों को सरकार की तरफ से खुशहाली आने की तैयारी। सरकार PF पर 8.5% ब्याज देने की तैयारी कर रही है, यानी कि इस बार PF पर ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। हालांकि होम लोन्स की रेट घट रही है, पर्सनल लोन, कार लोन, सब कुछ घट रहे हैं, लेकिन आपके PF पर ना घटे ब्याज, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो PF वालों की परफेक्ट दिवाली, ये हमारी आज की कवर स्टोरी होगी रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। और आज मामला क्या है, इसमें हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग बात समझाने वाले हैं। मेटावर्स, यानी कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया। तो ये मेटा क्या है और फेसबुक ने ये नाम क्यों बदला है? नाम बदलने से क्या इंस्टा, फेसबुक, बाकी जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, इन पर कोई फर्क पड़ेगा? तो फेसबुक मेटा का फुल बायोडाटा, ये है हमारी विशेष पेशकश। मामला क्या है उसमें देखिएगा जरूर। किसी को अंदाजा है आप में से कि फेसबुक का नाम मेटा क्यों है? कोई कुछ बता सके तो? कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब। अच्छा, कुणाल जी को बताइए। जी कुणाल जी बताइए। अरे जी देखिए, एक नई दुनिया बनने वाली है जिसका नाम होगा मेटावर्स। और अनिल जी उसमें क्या, जैसे यूनिवर्स है अनिल जी, वैसे मेटावर्स। तो अनिल जी बिल्कुल अद्भुत वर्चुअल दुनिया होगी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं अनिल जी, हमारे अवतार जो हैं वो बैठ करके भी शो कर सकते हैं अनिल जी। यानी कि हमारे जो डिजिटल अवतार हैं वो शोज करेंगे कुछ समय में।
तो अनिल जी, दुनिया बदल रही है, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा। तो ये जो अवतार होंगे वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के होंगे या एंकर्स के भी हो सकते हैं? एंकर्स के नहीं होंगे अनिल जी, हर व्यक्ति के, आपके भी मजे अवतार आ होंगे जाएगा। अनिल जी, मजे आ जाएगा। और अवतार के अनिल जी कपड़े भी डिजाइनर होंगे, सब कुछ वैसा ही होगा अनिल जी। मजा ही आ जाएगा। 3.5 साल से ढंग की छुट्टी नहीं ली है, तो अब हम दीप आराम से छुट्टियां मना पाएंगे, कोई भी मना पाएंगे, जिसको जाना है जाए, बाकी आपके अवतार काम करेंगे। देखिए क्या कुछ होता है। रात को 8 बजे देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा ये मेटावर्स क्या है, फेसबुक मेटा का फुल बायोडेटा। ओके, विदा लेने का वक्त है। आप सबको धन्यवाद देंगे। वीकेंड है, दिवाली से ठीक पहले का। शॉपिंग करें, खूब खाएं पिएं, मजे करें। सोमवार को चुस्त दुरुस्त होकर सुबह 8 बजे फिर से लौट आए। शुक्रिया आप सबका।